50% से ज्यादा लोग आर हैविंग सेक्स विद काउज, बफेलोज, दे आर रेपिंग एनिमल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई हाइजीन से फर्क नहीं पड़ता। एक यूनानिमस एक पूरा मास्टरबेशन का एक सर्कल होता है, इसमें लोग साथ में बैठ के मास्टरबेट करते हैं और कंपटीशन होता है कितनी बार आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। सबसे डिस्ट्रक्टिव बिलीफ क्या है सेक्स के बारे में? कि हम आधा घंटे तक लगातार सेक्स कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में देखते हैं। जितने भी पॉर्न में आप पेनिस देखते हो वो सारे के सारे इंजेक्टेड हैं पैपावेरिन से। आप डालिए एंड इट विल बी इरेक्टेड फॉर 1 आवर 2 आवर। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्डम्स एक्स्ट्रा टाइम वाले आ रहे हैं, उसमें जो लुब्रिकेंट है उसमें भी सुन्न करने की दवा है। आपका ऑर्गन सुन्न कर रहे हैं वो लोग और आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं संकल्प जैन, जो एक सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे गुड सेक्स क्या होता है, पीडोफिलिया जैसे डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं और गट हेल्थ कैसे आपके सेक्सुअल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है। व्हाट्स द एवरेज टाइम फॉर गुड सेक्स? At least 15 to 25 minutes. Penetrative sex 40 strokes 50 strokes repetition, इसी को हम लोग 3 पार्ट में डालते हैं, फोर प्ले, रोल प्ले और राउंड्स। राउंड से मेरा मतलब ही वही है कि आप 30 स्ट्रोक वाले हो रुक जाओ, 20 स्ट्रोक वाले हो रुक जाओ, लेकिन आप 10 स्ट्रोक वाले हो तो अब रुक जाओगे तो सामने वाला इंसान विल क्वेश्चन यू। क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि वो अच्छा सेक्स नहीं कर पाते? एक शब्द में जवाब देता हूँ। What do you think एक ग्रेट सेक्स के लिए प्री रिचुअल होना चाहिए? 1 डे बिफोर आप अपने खाने के ऊपर कंट्रोल रख लो। नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड, एक बीटरूट आपने खा लिया, एक आपने खीरा खा लिया, एक टमाटर खा लिया। विमेन की एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइमिंग एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन बेड वो क्यों बढ़ गई है बहुत ज्यादा? वो एज के साथ में बढ़ती चली जाती है बिकॉज देयर एरिया एक्सपैंड्स। कहीं ना कहीं उनको स्टिमुलेशन ज्यादा चाहिए रहता है। वन सेक्स टिप जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी थी जहाँ पे वो बता रहे थे कि अब उस स्टेट में उन्होंने क्या कर दिया है कि पीडोफिलिया जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि नाउ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, दे आर कॉलिंग ए पर्सन अट्रैक्टेड टू यंगर पर्सन। वो उसको पीडोफिलिया नाम भी नहीं, लाइक दैट्स द मोस्ट थिंग मैंने भी पढ़ी रिसेंटली। पीडोफाइल इज अ डिसऑर्डर। साइकाइट्री की हमारी किताब में एक डिसऑर्डर है पीडोफाइल, जिसको छोटे बच्चों के साथ में अट्रैक्टेड होते हैं। और आप मानोगे नहीं, ये 40 साल 50 साल के लोग जो हैं ना, द बेस्ट अंकल्स इन द वर्ल्ड, दे आर पीडोफाइल्स। उनके बच्चे हैं खुद के, हो सकता है उनके IIT में बच्चे हों, हो सकता है उनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस क्रैक कर रहे हो। दीज पीपल आर पीडोफाइल्स। आप उनकी शक्ल से देख नहीं पाओगे। खूब इन्फेक्शन लेके आते हैं, खूब सब कुछ लेके आते हैं। मुझे ये 17-18 साल के लड़के के साथ 17-18 12 10 खरीद लेते हैं, खरीदते हैं लिटरली। व्हेन दे हैव मनी दे टेंड टू बाय इट। और मोर ओवर वो लेबर के एंड पे आता है और उसके बाद दे टेंड टू अब्यूज वाला, वो पूरा उसका तो डिस्ट्रक्ट हो गया ना, पूरा डिस्ट्रक्टिव उसकी तो चाइल्डहुड खत्म हो गया, उसका लाइफ एंड हो गई। और उसके बाद में उसको बाहर निकाल देंगे, या तो अगर कुछ भी उसने बोल दिया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। 50 साल के अंकल आर बाइंग मेन 12-13 साल के। ऐसा मतलब वही बात है ना, वो डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट जो बातें बताते हैं और उसके बाद अपने इंटरेस्ट बताते हैं। बिकॉज कहते हैं स्टार्टिंग में ही कि सर डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और उसके बाद द स्टोरी स्टार्ट्स। सो दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी लोगों की अलग अलग है। आपने बताया पीडोफाइल तो एक छोटी सी चीज़ है ये, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि लोग, मतलब ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट एरिया हैं। गाँव में ईजी एक्सेस है लोगों का, लोग जानवरों को इस चीज़ का शिकार बनाते हैं। गाँव में तो सबसे ज़्यादा चलता है। इवन 50% से ज़्यादा लोग आर हैविंग सेक्स विथ काउज, बफेलोज एंड ये सब चीज़ें। क्या बात कर रहे हो? एवरीवन। आप ये गांव में जनरल वेलबींग है। कोई गांव से आता हो, आप एक बार पूछ के देखो उससे। अब वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। दे आर हैविंग सेक्स विथ एनिमल्स। दे आर रेपिंग एनिमल्स लिटरली। मतलब वो पूरा एक गड्ढा बनाते हैं अपने लेवल पे। व्हेन दे स्टैंड तो इट शुड अलाइन विद देयर ऑर्गन, एंड वो गड्ढा लिटरली क्रिएटेड है वहाँ पे। मैंने देखे हैं उसके फोटोज।
और लोग जब बताते हैं ना कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, उसके बाद आपकी यहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई है, तो आप ऑब्वियसली आप मतलब बहुत अच्छे एंड पे तो अपने साइकोलॉजिकली आपको उस मार्केट में निकाल दिया गया है, शहर में आप आ गए हो. नाउ यू आर लुकिंग एट एनिमल्स और पीपल. यू विल ट्रीट पीपल एज एनिमल ओनली. फॉर देम इट्स जस्ट अ पेनिट्रेटिव एरिया. कहीं भी हो, कोई मतलब नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको कोई हाइजीन से फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से. आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट अ hen also being done. I was reading recently पाकिस्तान में वो of pigs and yes, people are doing. हमारे ये सब गांव में चलता है, ये सब नॉर्मल है उनके लिए. क्या एक यूनानिमस एक पूरा मास्टरबेशन का एक सर्कल होता है. इसमें लोग साथ में बैठ के मास्टरबेट करते हैं, साथ में एक पेड़ के नीचे, एक सराउंडिंग में, साथ में. एंड 10-12 लोग मिलके 10-12 लोग मिलके, और कंपटीशन होता है कितनी बार आप डिस्चार्ज कर सकते हो. कोई बताता है 12 बार, कोई बताता है 25 बार, कोई बताता है 10 बार. और ट्रीटमेंट कभी कभी इसीलिए कराने आते हैं कि सर मैं तो सिर्फ 5 बार ही डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद तो आई डिडंट गेट इवन एन इरेक्शन, टाइटनेस नहीं आई. ट्रीटमेंट इसलिए कराने आए. तो दिस गोज इनसेन वॉट एवर. मतलब सेक्स को लेकर लोग, आप BDSM बहुत छोटी चीजें रह गई हैं, ये सब किताबों वाली चीजें रह गई हैं. लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक अपने आप में एस्पेक्ट है. और मोर ओवर वही दर्शाया गया है. जैसे आप पीडोफिलिया की बात कर रहे थे हम लोग जी. सो पीडोफाइल मतलब एक बूढ़े अंकल को या किसी बड़े इंसान को बच्चों में इंटरेस्ट है. किसी भी इंसान को, किसी मतलब भी बच्चे इंसान नहीं को होंगे, बच्चे नहीं होंगे ऑब्वियसली. एक स्टैचर पे 30 साल के बाद में यहीं बच्चा जहां इन्वॉल्व होता है वहां पीडोफाइल का इस्तेमाल करते हैं. तो जहाँ पे 18 के अंडर होता है उसको पीडोफाइल यूज करते हैं. यस, नाबालिग. एंड दिस इज प्रॉपर एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है. साइकाइट्री में एक मेंटल डिसऑर्डर है. इस चीज को दवाओं के द्वारा ट्रीट किया जाता है. देयर इज एन एक्चुअल ट्रीटमेंट फॉर इट. होता है ट्रीट? यस, बिल्कुल होता है. मतलब ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, काउंसलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, रियलिटी चेक इन्वॉल्व होता है. कहता है डेल्यूजन होता है एक इंसान को, उस डेल्यूजन में जीता है. जैसे एक डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है. डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में वो अपने आप को अंबानी समझेगा कि मैं तो ये खरीद लूँगा, मैं वो खरीद लूँगा. वो रेस्टोरेंट में जाएगा और किसी के ऊपर भी गुस्सा करने लगेगा, बोलेगा तो मुझको पनीर की सब्जी नहीं दोगे, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद लूँगा. ये लोग बीमार हैं. और जब ये एक्सेसिवली होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर की उसमें जाना पड़ता है. और मोरओवर परिवार वाले ही ले जाते हैं, बिकॉज सोसाइटी की वेलबींग के लिए वो इंसान खतरा है. और यही चीज़ बहुत सारी रहती है कि मुझको कोई मार देगा. वो भी डेल्यूजन्स होते हैं. बहुत अलग अलग साइकेट्रिक विभाग में तो बहुत अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से एफ्रोडेजियाक भी एक डिसऑर्डर है. क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सेक्स की अर्जेस होती हैं. निम्फोमेनियाक भी एक डिसऑर्डर है, जिसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा सेक्स की अर्ज होती है, जिसमें रोज़ उसको 5 बार सेक्स करना है एवरी डे. वहाँ पे भी पति परेशान होके आते हैं कि सर समथिंग इज़ रॉन्ग. मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, वो तो हफ्ते में 2 बार करते हैं, मेरे को हफ्ते में 5 बार करना पड़ रहा है. मैं कहाँ पे गलत हूँ क्या? तो ऑब्वियसली वो इंसान गलत नहीं है, उसको फोर्सफुली पुश किया जा रहा है. तीनों केसेस की बात करो, मेरे को बताओ पीडोफिलिया किसकी वजह से होता है? पीडोफिलिया एक तरीके का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जो कि ट्रॉमा, उसको ट्रॉमा नहीं बोलेंगे, एक ट्रॉमा से गुजरा इंसान, लेकिन उसमें उसको मज़ा आने लगा. तो उसने उस चीज़ की धारणा बना ली कि मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है. तो बचपन में उसके साथ हुआ होगा? उसके साथ हुआ है. यस. ओह. जनरली किसी बड़े इंसान ने, किसी बड़े चाचा, मामा, फूफा, समवन फ्रॉम द फैमिली, ऑलवेज समवन फ्रॉम द फैमिली डज इट. इवन फीमेल्स, इवन मेल्स. किसी बड़े ने उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया तो अब वो दूसरे बच्चों के साथ करता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही वही है, क्योंकि उसको पता ही, परसेप्शन ही वही है कि ये होता है सेक्स. एंड देन द अदर थिंग, जैसे आपने बोला निम्फोमेनिया, विच इज जहाँ पे सेक्स की अर्जेस बहुत ज़्यादा होती हैं. और एक और वर्ड बोला मेन का, एफ्रोडेजियाक. तो ये क्यों होता है? ये बहुत बार एक डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है मोरओवर, जिसको क्लिनिकल एस्पेक्ट से टेस्ट किया जाता है. उसके बाद उस चीज़ को समन करने की, उस चीज़ को सेटल डाउन करने की दवाएं दी जाती हैं.
ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जो फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं, थोड़ा सा एक तरीके का केमिकल इम्बैलेंस इसको आप बोल लीजिए, जिसकी वजह से अर्जेस, उसको ज़्यादा डोपामीन रिलीज हो रहा है, ज़्यादा उसको अर्जेस हो रही हैं। और बहुत बार एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है ये चीज़, कि उसको मिला हो या उसके बॉयफ्रेंड ने उसको इस तरीके से या उसके पार्टनर ने उसको इस तरीके से कंडीशन कर दिया है, तो वो ही अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्टेशंस के आधार बना लेती है। तो एक तरीके की दोनों चीज़ें, क्लिनिकल इवैल्यूएशन का विषय है ये साइकोलॉजिस्ट उसको बात करता है, क्लिनिशियन उसको पैथोलॉजी। क्लियर पाथ रूट कॉज नहीं है, नहीं, क्लियर रूट कॉज एक नहीं हो सकता, अनेक मतलब अलग अलग रूट कॉज इसमें डायग्नोस करते हैं, फिर जाके कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इसको एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है कि सिर्फ काउंसलिंग से काम हो जाएगा। डू यू थिंक कि बचपन से, जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा होता है, सेक्सुअल सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट? मतलब व्हाट आई मीन है सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेशन, कि जब भी आप सेक्स के बारे में बात करते हो, या आपको फर्स्ट टाइम जब इरेक्शन होता है, या आप फर्स्ट टाइम विमेन को जब अर्जेस होती है, तो आपके घर में ऐसा माहौल ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये सब गलत बातें हैं, मत सोचो इसके बारे में, मत करो, मास्टरबेशन नहीं करना, सेक्स को देखना नहीं, टीवी पे भी कुछ चल रहा होता है किसी किस करने लाइक नहीं करना। बचपन से दिखाया जाता है कि ये बहुत गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है और कोई बात नहीं करता इसके बारे में। तो आप सप्रेस कर रहे हो, और फिर एकदम से डू यू थिंक कि सालों तक क्योंकि सप्रेस करते जाते हो, तो एकदम जब बड़े होते हो फिर देन मे बी आउटबर्स्ट होता है, एंड वो आउटबर्स्ट इज़ कि आपके दिमाग में आई डोंट नो, इट कैन टर्न इनटू ईदर एसेक्सुअल कि मुझे पसंद ही नहीं है सेक्स करना, ख़त्म ही हो गया, मैं दूर हो गया इससे, या वो आउटबर्स्ट होता है कि मुझे बहुत करना है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। यही चीज़ है इसमें, आप इंडिया में नहीं बोल सकते, ये सब जगह है। फीमेल्स के लिए मतलब हम लोग मॉडर्न मेडिसिन फॉलो करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी मैंने भी अपने MBBS में ये चीज़ देखी, मतलब बचपन में तो खैर स्कूल के टाइम पे हम लोग को वो चैप्टर स्किप करा दिए जाते थे जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है। हाँ। एक हमारी टीचर ने तो बोला था उसको स्टेपल कर दो। मतलब that time, because my father was a sexologist, even my grandfather was a sexologist. Moreover, ये लोग यही चीज़ कर रहे थे। ऐसा नहीं था हमारे घर में खुल के बात होती थी, नहीं, केस डिस्कशंस थे, वो लोग उनका अपना विषय था। मोरओवर मेरे को पता था क्या करते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्किप कराया तो वो मेरे को एक स्ट्रक किया कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में कोई एक मेंस हेल्थ एक्सपर्ट नहीं आता, एंड्रोलॉजिस्ट आ गए हैं, लेकिन एंड्रोलॉजी एक तरीके का सीमन वाला पार्ट है जहाँ पे फर्टिलिटी को टारगेट करते हैं। तो फर्टिलिटी और इंटीमेसी दो काम होते हैं एक ऑर्गन के, इंटीमेसी को कोई टारगेट ही नहीं कर रहा था। दैट्स व्हेन माय फादर मतलब चैम्पियंस ऑफ चेंज, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला दैट अवार्ड, बिकॉज ही सजेस्टेड अ प्रोटोकॉल वेयर देर वॉज नो नीडल, देर वॉज नो वाइग्रा, देर वॉज नथिंग इन्वॉल्व, इवन डॉक्टर भी इन्वॉल्व नहीं था उस प्रोसेस में, कि आप आओ अपना प्रोसेस लो। उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टी केयर प्रो। रिसेंटली वी गॉट द पेटेंट फॉर इट फ्रॉम दिस इंडियन अथॉरिटीज। यू सेड कि आप एक सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हो। यस सर। क्या होता है सेक्सोलॉजिस्ट? MBBS MD करने के बाद में कुछ फेलोशिप्स होती हैं जिसमें आप अपने आप को एनरोल करते हो, और एसोसिएशंस होती हैं। इन एसोसिएशंस में हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, सारे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स होते हैं, या MBBS डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। इन एसोसिएशंस में आप कोर्सेज करते हो, जैसे हर चीज़ के फेलोशिप है आज की डेट में, DNB है, फेलोशिप्स है, उसी तरीके से सेक्सोलॉजी की भी फेलोशिप्स होती हैं। उस तरीके से अमेरिकन कॉलेज ऑफ सेक्सोलॉजिस्ट, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है, उससे भी मैंने किया हुआ है। तो उस तरीके से आप एक सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट बनते हो। करता क्या है सेक्सोलॉजिस्ट का? मेन जॉब क्या होता है? इरेक्शन लाने का काम करता है और प्रीमेच्योर को रोकने का काम करता है। प्राइमरी जॉब यही है कि अगर इरेक्शन नहीं आ रहे तो यू गो टू अ सेक्सोलॉजिस्ट, दे विल हेल्प यू गेट इरेक्शंस। और अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, एग्जैक्टली अर्ली इजेक्शन है, जहाँ पे सामने वाली फीमेल को ऑर्गेज्म ही नहीं आ पाता और आप डिस्चार्ज हो जाते हो, मतलब यू स्टार्ट एंड एंड विद इन 5 सेकेंड्स। बट डोंट यू थिंक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत सब्जेक्टिव है और अर्ली इजैकुलेशन बहुत सब्जेक्टिव है किसी किसी के लिए? बिकॉज आपने जो टर्म यूज़ करी कि किसी की भी फीमेल पार्टनर जो है उससे पहले मेल पार्टनर का एंड हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, सेक्शुअल उसको ऑर्गेज्म पहले ही आ जाता है देन द वुमेन, राइट? दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग
15-20 मिनट तक सेक्स कर रहे हैं तो भी मेन डिस्चार्ज फर्स्ट देन विमेन, और कई बार ऐसा होता है कि 5 सेकंड में ही हो गया। तो दोनों प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हुए ना आपके हिसाब से, तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, कि अगर विमेन से पहले आ जाता है तो देन वो दोनों डेफिनेशन इज सेम? दोनों डेफिनेशन इज द सेम, बट सेक्स एक कंज्यूमेशन की प्रोसेस है जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि नॉर्मल चीज़ क्या होती है, क्योंकि इस चीज़ की बहुत सारी अतिशयोक्ति है मार्केट में, ओवर एग्जैजरेटिव एक वो है रिस्पॉन्सेज है मार्केट में कि 40 मिनट अल्फा मेल, 50 मिनट अल्फा मेल, 30 मिनट अल्फा मेल, कि मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो उतना करता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ऑर्गेजम क्या होता है। लोगों को यही नहीं पता है कि ऑर्गेजम क्या होता है। लोग सोचते हैं क्लिटरस को टच करो फीमेल के एंड पे, वो ऑर्गेजम होता है। लोग सोचते हैं पेनिट्रेट कर दो सिर्फ, वो ऑर्गेजम होता है। अल्टीमेटली ऑर्गेजम बच्चेदानी का एक वेव फॉर्म है। जैसे पेट में एक पेरिस्टालिसिस नाम की एक मूवमेंट चलती है जिसके बेसिस पे खाना नीचे की तरफ, आंतों की तरफ ढकेला जाता है। इसी चीज़ को अगर यूट्रस के एंड पे कहें, बच्चेदानी के एंड पे कहें, तो बच्चेदानी में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन से अंडा जो होता है वो ओवरीज से मूव करता है। उन कॉन्ट्रैक्शंस को हम लोग ऑर्गेजम का नाम देते हैं। उन कॉन्ट्रैक्शंस को वेयर द फीमेल्स यूट्रस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, द काइंड ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन हर बॉडी मेक्स हर फील समवेयर अबव द वर्ल्ड। यही चीज अगर हम मेल के एंड पे करें तो मेल के एंड पे इजैक्यूलेशन इज द सेम थिंग, ऑर्गेजम। इजैक्यूलेट हुआ इज इक्वल टू यू फेल्ट समथिंग एल्स। तो विमेन के इसमें इजैक्यूलेशन नहीं होता है। There are that ejaculation means orgasm or no? Definitely it does, but there are cervical plugs also. Cervical plugs without ejaculation also women can feel orgasm? Yes, they can. इसे बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्गेजम में हर बार डिस्चार्ज करो, बिकॉज दीज आर सर्वाइकल प्लग्स। मैंने जैसे बताया कि वाइट कलर के थक्के होते हैं ये, जो थक्के पेनिट्रेशन में भी आपको फील हो रहे होंगे, बिकॉज दैट मेक्स द लुब्रिकेंसी कोशेंट इन द वजाइना। ओके, क्योंकि बहुत ही हाइपरीमिक एरिया है और मूव करता है। तो ऑर्गेजम अगर फीमेल को किसी भी स्थिति में आ रहा है, जो कि हम लोग मानते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स को 40-50 स्ट्रोक के बाद भी ऑर्गेजम नहीं आता। बहुत सारी फीमेल्स को 20 स्ट्रोक्स में, 20 पेनिट्रेटिव स्ट्रोक्स में ऑर्गेजम आ जाता है। तो ये चीज़ होती है आपकी जो अर्ली 30s वाली एज है, लेट 40s वाली एज है, लेट 50s और 60s वाली जो एज है, क्योंकि इन्हीं 3 प्रकार के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं। तो मोर ओवर जब हम लोग ऑर्गेजम की बात करते हैं तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हर बार ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर की गलती है, मतलब मेल फ्रेटर्निटी की ही गलती है, हर बार नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि वजाइनल एरिया इतना एनलार्ज हो जाता है कि सारी वजाइना की वॉल्स पेनिस से टच ही नहीं कर पाती हैं, तो वो एक्सप्लॉइट किया हुआ है, बहुत ओवरटली सेक्स किया हुआ है और डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट साइजेस के साथ सेक्स किया हुआ है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम मेल की गलती नहीं है। जबकि अगर एक वर्जिन, और मोरोवर हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे ठीक ठाक 1-2 बार ट्राई किया हो तो किया हो, लेकिन वो भी छुप जाता है। मोर ओवर एक ठीक ठाक समाज है, और ठीक ठाक अगर हम लोग सेक्स करते हैं ना, और जहाँ पे पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाता, जहाँ पे सेक्सलेस मैरिजेस की बात करें, 4 साल पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ, वहाँ पे आप किसको गलत मानोगे? मेल फ्रेटर्निटी, बिकॉज द फीमेल इज वॉन्टिंग इट बट द मेल इज अनेबल टू पेनिट्रेट बिकॉज ही इज नॉट हैविंग दैट हार्ड इरेक्शंस। ये चीज़ एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, ये चीज़ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। जहाँ पे एंजाइटी होती है वहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं, लोग जाते हैं, वाइग्रा लेते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ इंजन स्टार्ट। बट यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन मिडल ऑफ दिस, यू सेड 20 स्ट्रोक्स 40 स्ट्रोक, इज देयर अ रूल फॉर इट? कोई रूल होता है कि अर्ली 30s में तो somebody will get, उनके हायर चांसेस हैं ऑफ गेटिंग like of getting orgasm in 20 strokes, in 30 strokes, 40? Is there something like that? ये एज डिटरमाइंड नहीं है, एज बाध्य नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस को दिखाता है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमने आज तक, मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने लाखों पेशेंट देखे होंगे। उन लाखों पेशेंट्स में जनरल एस्पेक्ट 40 to 50 स्ट्रोक्स का आता है।
जब भी हम लोग अपनी लिटरेचर में भी बात करते हैं कि भाई अगर 30 स्ट्रोक्स 40 स्ट्रोक्स एट अ स्ट्रेच, मैं एट अ स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ, अगर 30 स्ट्रोक्स 40 स्ट्रोक्स एट अ स्ट्रेच अगर जाता है कोई भी ह्यूमन इंसान मेल, वो ठीक मानते हैं उसको, क्योंकि फीमेल को आइडियली ऑर्गेज्म उतने में आ जाता है। ओके, यही चीज एवरेज यही चीज स्मार्ट प्ले कुछ लोग कर लेते हैं कि सर मैं 40 स्ट्रोक में डिस्चार्ज हो जाता हूँ, मैं 30 पे रुक जाता हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, आई गो ऑन अगेन फॉर 30 स्ट्रोक्स। मतलब मशीन नहीं है ये, आप जो देखते हो पॉन में वो अलग है, बिहाइंड द सीन क्या हुआ है यू डोंट नो, बिकॉज सारे जितने भी पॉन में आप पेनिस देखते हो वो सारे के सारे इंजेक्टेड हैं पैपावेरिन से। सिंपल ड्रग है, सिंपल सी इंसुलिन वाली सिरिंज में मिल जाता है आजकल, आप डालिए एंड इट विल बी इरेक्टेड फॉर 1 आवर 2 आवर हाउ एवर यू वॉन्ट इट, देर आर देर, आप सिर्फ रूट पे लगाइए। तो वो भी आजकल तकनीकें लोग यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन वो किसे कहते हैं ना, हारे का हर नाम है वो। मतलब हारे का हर नाम मतलब कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, चलो यही कर लो, लास्ट रिजॉर्ट जलाओ जो कर लो, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लांट ही कराना पड़ेगा, उसके बाद कोई दवा उसमें काम नहीं करती, क्योंकि वैसी फाइब्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है, नसें ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आइडियली स्ट्रोक वॉल्यूम 40-45 होती है, पेशेंट हैप्पी कोशेंट पे अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं। हम इसको बहुत 80 स्ट्रोक 100 स्ट्रोक ये सब लोगों की चॉइसेस होती हैं, और बहुत बार फीमेल रोक देती है आपको कि भाई 40 हो गया, 50 हो गया, स्ट्रोक हो गया, 20 स्ट्रोक पे भी बहुत बार फीमेल्स रोक देती हैं। आई एम डन, दैट्स द सक्सेस दैट यू वांट, कि सामने वाला इंसान स्टॉप्स यू, एंड दैट यूजुअली हैपन बिटवीन 40-45 स्ट्रोक्स। टेल मी व्हाट इज गुड सेक्स? गुड सेक्स मतलब क्या होता है? गुड सेक्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। पेनिट्रेशन और इस सब के पहले रिस्पेक्ट का क्वोशंट होता है। अगर वो पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट नहीं है, मोर ओवर वो सिंक नहीं है, गुड सेक्स कभी भी इमेजिन भी नहीं आप कर सकते हो। व्हाट इज गुड सेक्स? गुड सेक्स इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन योर पार्टनर, उसके साथ में व्हेन यू फील दोज थिंग्स, और मोर ओवर आपको वो आंखों के इशारे और वो नमकीन मस्तियां और यू हैव सीन, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, उसके वो जो आंखों में जो फोरप्ले हो जाता है, ये कामासूत्र की किताब में भी लिखा हुआ है इस तरीके की चीज़। आंखों से जो फोरप्ले होता है, उसके बाद में टच होता है, उसके बाद में पेनिट्रेशन होता है, ये स्टेप वाइज जब होता है ना, और उसके बाद में जो एक संभोग से समाधि तक की फीलिंग आती है सामने वाले को, वो जो आत्मा अलग हो जाती है कि भाई डिफरेंट एस्पेक्ट है। थोड़ी देर हस्बैंड वाइफ अपने आपस में बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ हाँफ रहे होते हैं और सांसों की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो होता है गुड सेक्स। लेकिन वो गोली खा के नहीं आएगा, क्योंकि आप डिराइव्ड है, आपका दिमाग डिराइव्ड है कम डू गो वाले स्टेज में। लेकिन अगर आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच मानो, अच्छी अप्रोच मानो, तो मेरे को लगता है कि वो अगर सिंक नहीं है ना, तब तक वो आंखें नहीं लड़ेंगी। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है ना, तब तक आप अप्रोच नहीं कर पाओगे कि आप कॉन्फिडेंट हो। और एक बार आप पेनिट्रेशन या फोरप्ले की तरफ चले जाते हो ना, स्काई इज द लिमिट। यू कैन एंजॉय इट फॉर 40 मिनट्स, यू कैन एंजॉय इट फॉर, ये चीज़ म्यूचुअल होती है। पार्टनर को पता है कि 30-40 स्ट्रोक्स में ही फील्स इजैकुलेशन वाला पार्ट, शी ओनली स्टॉप्स। तो है कि अगर सिंक अच्छा है ना, तो फीमेल आपको ड्राइव करेगी। आपको ड्राइव करने की आवश्यकता कभी होती भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अब मिशनरी अब चल गया है, बट मिशनरी वॉज नेवर द पोजिशन। Missionary was never the position, and nor it is supposed to be the position. What do you mean by this? Positions की बात है, और मोर ओवर आप ऑन द टॉप जब हो जाते हो ना, हमेशा मेल स्टैचर जो भारी होता है, फीमेल हल्की होती है जनरली। आप इमेजिन करके देखो, एक हैवी आदमी एक छोटी सी लड़की के ऊपर, फीमेल के ऊपर, वाइफ के ऊपर है, आधा तो ऑर्गेज़म वहीं खत्म। Missionary is not good position for sex. द ओवरऑल पोजिशन जिससे शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं द शक्ति पोजिशन, द काउगर्ल पोजिशन, वहां से शुरुआत होती है। और वो शुरुआत तब होती है जब फीमेल अपने आप को गाइड करती है, बिकॉज वजाइना हैज अ लॉट ऑफ नर्व एंडिंग्स। यू कांट इवन गो टूवर्ड्स दैट नर्व एंडिंग। हर बार आप अपने आप को गाइड नहीं कर सकते कि मेरे को किस तरफ जाना है। हाईली एक्सपीरियंस्ड होना बात अलग है, कि आपको पता है कि आपकी फीमेल का टर्निंग पॉइंट क्या है, वो बात अलग है। बट काउगर्ल पोजिशन से फीमेल स्टार्ट करती है आपको ड्राइव करना। शी स्टार्ट्स ऑल हर
vaginal walls to touch your penis and everything. मतलब she can drive herself. And वहाँ से जो orgasm शुरू होता है वो starting होती है sex life की. What's the average time for good sex? At least 15 to 25 minutes. For penetrative sex or entire activity. Penetrative sex 40 strokes, 50 strokes, repetition. इसी को हम लोग 3 पार्ट में डालते हैं, foreplay, role play और rounds. जहाँ पे rounds वाली है, ऐसा written a book on it. इस चीज़ को बहुत elaborate करके जहाँ rounds आता है ना, round से मेरा मतलब ही वही है कि आप 30 stroke वाले हो, रुक जाओ, 20 stroke वाले हो, रुक जाओ. लेकिन आप 10 स्ट्रोक वाले हो तो अब रुक जाओगे तो सामने वाला इंसान विल क्वेश्चन यू कि भाई शुरू नहीं करते हो, आप रुक जाते हो. तो जनरली 40 स्ट्रोक तक अगर हो रहा है तो आप में परेशानी नहीं है. इसी चीज़ को हम बताते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है इस चीज़ का. लोग अपने आप को सोचते हैं कि सर मैं तो आधा घंटे कर ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्ञान वर्धक कैप्सूल्स हैं मार्केट में, ऑल ओवर द यूट्यूब्स फैले हुए हैं. आई टेल यू, मतलब वो सिंपली कैप्सूल का काम कर रहे हैं कि लोगों को इनसिक्योर कर दे रहे हैं. लेकिन इनसिक्योर होने की बात ही नहीं है. इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर पार्टनर्स कॉन्फिडेंस, योर पार्टनर्स सिंग. आप लोग कैसा अच्छा लग रहा है. तो मैं तो सबसे पहले ये सवाल करता हूँ, वाइफ खुश है, पार्टनर खुश है? हाँ सर वो तो खुश है, तो फिर क्यों आए मेरे पास? क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि वो अच्छा सेक्स नहीं कर पाते? मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई विल टेल यू, मैंने जब स्टडीज़ करी है, रिसर्च करी है अबाउट कि इंडिया में भी क्या क्या चल रहा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट बंच ऑफ कंपनीज. मैक्सिमम कंपनीज जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में है उन सबका सबसे ज़्यादा सेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सबसे ज़्यादा, राइट? इट्स मैसिव. तो आपकी शिलाजीत, अश्वगंधा, 5 अदर थिंग्स, टी बूस्टर, आई डोंट नो व्हाट ऑल, कुछ वर्क करता है, कुछ नहीं करता है, सब, बट वही सबसे ज़्यादा बिकता है. क्लियर कट अगर आप इसका डायरेक्शनल पे जाओ, इट मीन्स मोस्ट लोगों को लगता है या तो उनसे हो नहीं पा रहा है या वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं. तो क्यों ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि वो सही सेक्स नहीं कर पा रहे हैं या उनके टाइम में कमी है? ऐसा नहीं है कि लोग सही तरीके से सेक्स नहीं कर पा रहे हैं या लोगों में कुछ कमी है. इसका एक शब्द में जवाब देता हूँ. ये सारी चीज़ें जितनी भी मार्केट में चल रही हैं ना, ये सब ड्राइव कैसे होती हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ये एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं लोग. ये नैरेटिव अपने आप में आपको नीचा दिखाने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपके पेन पॉइंट्स वो लोग जानते हैं. उन पेन पॉइंट्स पे मैग्नीशियम पुश कर देंगे, उन पेन पॉइंट्स पे ओमेगा 3 पुश कर देंगे कि हार्ट अटैक आने वाला है, 40 साल पे इतने लोगों को आ रहा है, ओ माय गॉड मैं भी 40 साल का हूँ. पेन पॉइंट 40 साल, ओमेगा 3 लेना शुरू करो, फिश एक्सट्रैक्ट लेना शुरू करो. नैरेटिव बिल्ड करना होता है. ये मार्केटिंग गिमिक है. किसी को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है. प्रोटीन आप कह लीजिए, प्रोटीन का नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जो लोग प्रोटीन लेते हैं उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती. मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है, गट इश्यूज़ हो रहे हैं. IBS, IBD इंडिया में इतना रेज हो गया है. इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम कैसे आ रहा है? आप वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आप अपने आंतों में डाल रहे हो, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? यही चीज़ होल फूड के साथ जब जाता था प्रोटीन, पनीर खाई, पनीर की सब्जी है, उसमें मसाले भी हैं, टमाटर भी है, क्यूसर्टिन भी है, करक्यूमिन भी है, अलग अलग एस्पेक्ट्स थे मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग देखते थे. होल फूड की तरह उस चीज़ को लेना अलग बात होती है. अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, लेकिन प्रोटीन को तो डाइजेस्टिव जूस पहचानता ही नहीं है. तो ये अपने आप में एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है. ऐसा नहीं है इंडिया में या वेस्टर्न, हम देख लें अगर मेरे US के पेशेंट्स हैं या लंदन के पेशेंट्स हैं, UK के पेशेंट्स हैं, प्रॉब्लम सब में एक है, लेकिन उनको और जनरली प्रॉब्लम होती है. लेकिन एक जो नैरेटिव बिल्ड करने वाली जो अप्रोचेस हैं, उनको मेरे यहाँ टीम है इसके लिए एक पूरी. तो यू फील नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है कि लड़के परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते? एग्जैक्टली. अल्फा मेल वाली जो एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव आपको लगता है कि जिनकी डोले शोले बहुत बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वो हैं, आप 99% वो सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वाले लोग हैं. तो गोनाड्स बिल्कुल, टेस्टिस छोटे हो जाते हैं इन लोगों के, पेनिस बिल्कुल छोटा हो जाता है इन लोगों का, माइक्रो पीनस लेके आते हैं मेरे पास में. बॉडी इतनी बड़ी है, 6'2" हाइट है और इतना चौड़ा सीना है, लेकिन पेनिस बिल्कुल श्रिंक कर गया है. सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, आइसो, प्रोटीन, ये जितना भी
डायरेक्टेड यूजेज है ये एक डॉक्टर का विषय था हमेशा से, आपके शरीर में कितना प्रोटीन चाहिए, तो वो सारी चीजें। आई मीन लेट्स नॉट गो देयर दैट कन्वर्सेशन बिकॉज प्रोटीन डेफिशिएंट तो हैं हम, प्रोटीन डेफिशिएंट, लेकिन उसका रास्ता गलत है सर। ये डॉक्टर्स एंडोक्राइन वाले भी आज की डेट में बोल रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड डॉक्टर इन दिल्ली। रास्ता गलत है मतलब जिम ट्रेनर्स गाइड कर रहे हैं कि कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, कितनी मसल आपकी फूलेगी। यही चीज़ अगर डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स अगर गाइड कर दें, मैं इन लोग को भी नहीं मानता, मैं डॉक्टर्स को मानता हूँ। एक एंडोक्राइन वाले कर दें, एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट कर दें, उनको 5-6 साल, 10 साल, 15 साल ट्रेन किया गया है इस चीज़ के लिए कि आपका BMI कैसा है, आपका BSA कैसा है, आपका ब्लड वैल्यू कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपको क्या चीज़ सही रहेगी। आई गेट कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी और अपने बॉडी में आप क्या डाल रहे हो वो एक बहुत ही सर्टिफाइड यस इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। दैट एक्सपर्ट कैन बी ईदर डॉक्टर और अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट, दोनों, जिसका आप सारी हिस्ट्री आप बता के उसके बाद ही करते एग्जैक्टली आपके ब्लड वर्क, आपकी हिस्ट्री, आपकी लाइफस्टाइल देखने के बाद कोई सजेस्ट करें, मन से नहीं करे, आपका KFT देखते हैं, उसके बाद आपको प्रोटीन बताते हैं। अग्रीड, बिना उसके अग्रीड। सो दैट आई अग्री विद, बट मैं वो अग्री नहीं करता कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए लाइक दैट। मतलब सर्टिफाइड सोर्स से लेना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आपको ओवर द काउंटर्स नहीं लेना चाहिए। हाँ, मन से डिसाइड नहीं करना चाहिए कितना लेना चाहिए, कितना नहीं, क्योंकि वो ओवरटली आप यूज कर लेते हो, बिकॉज आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है हमेशा। फेयर, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ यू फील कि पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे दैट लोगों को लग रहा है जिसकी वजह से कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते इन बेड, ट्रायल करने लगे हैं बहुत लोग, क्योंकि वो ज़्यादा माल अपना बेचना चाहते हैं, अपनी दवाइयाँ ज़्यादा बेचना चाहते हैं, सप्लीमेंट ज़्यादा बेचना चाहते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ बताऊंगा आपको। अभी आपने देखा होगा एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स चल गए। अभी आपने देखा होगा कि ऐसे स्प्रेज आ गए हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा टाइम चलोगे। ये नैरेटिव, ये जनरली ये सुन्न करने की दवा थी, हम लोग उसको OT में यूज़ करते थे ऑपरेशंस करने के लिए। लीडोकेन, ये सब जितनी भी ये सुन्न करने की दवाएं, ये सुन्न करने की दवा आप बार बार पेनिस पे अपने स्प्रे डाल रहे हो। और मोर ओवर जो ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्डम्स एक्स्ट्रा टाइम वाले आ रहे हैं, उसमें जो लुब्रिकेंट है उसमें भी सुन्न करने की दवा है। आपका ऑर्गन सुन्न कर रहे हैं वो लोग और आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, लेकिन डाउन द लाइन पेशेंट को विद इन 5 सेकेंड स्प्रे करने के फील होना बंद हो जाता है, इरेक्शन वहीं रुक जाता है, वो 1-1 घंटे तक चल रहा है। क्या वो सिंक है पार्टनर में? क्या वो थॉट प्रोसेस है कम करने की? क्या वो ध्यान देगा कि सामने वाला कम कर रहा है, रोक रहा है, क्या कर रहा है? ये नैरेटिव की बात कर रहा हूं। सुन्न करने की दवा ऑर्गन पे लगा के सेक्स करना कहां तक ठीक माना जा रहा है? इसकी जगह पे ट्रीटमेंट करा लो। तो स्प्रेज वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। वो आपको डायरेक्ट इम्प्लांट की तरफ लेके जाएंगे, हम भी ट्रीट नहीं कर पाएंगे। 24 साल से मेरे पापा अगर रिसर्च कर रहे हैं, एक चीज़ उन्होंने देख ली, अगर कोई भी नर्व एंडिंग्स खत्म हो गई ना, यहाँ पे आपने चिकुटी काटी, आपके दिमाग को पता लग गया, आपने आंखें बंद भी करी कौन कहाँ छू रहा है, लेकिन वो जब टच ही बंद हो गया है, नर्वल डैमेज हो गया है, नर्वल डैमेज को कोई ठीक नहीं कर सकता। यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कॉन्डम्स, राइट? एंड कौन से कॉन्डम सही होते हैं यूज़ करना? बिकॉज यू सेड कि एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम नहीं यूज़ करना, बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। एनीथिंग जिस कॉन्डम पे लिखा होगा, लिखा हुआ है लीडोकेन, पीछे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टाइम एसेट्रा, टॉप से टॉप ब्रांड्स यूज दैट, ऑल दी सब यूज़ कर रहे हैं, बट नहीं करने चाहिए। सिंपल लेटेक्स कॉन्डम्स, सिंपल लुब्रिकेंसी वाले कॉन्डम्स, बिकॉज कॉन्डम वाज नेवर फॉर डिले ये और वो। The condoms were really for the safe sex, भाई प्रेगनेंसी ना कंसीव हो। तो which condoms are? जनरल कॉन्डम्स, जो कि जनरल लुब्रिकेंसी के साथ, ये सब कुछ भी चलेगा, डॉटेड चलेगा, कोई भी चलेगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टाइम या पीछे लीडोकेन या जाइलोकेन या कोई भी ऐसी केन नाम की एक दवा अगर जुड़ी हो ना, आपको वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ओवर द टाइम आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट देगा, क्योंकि आपका फीलिंग खत्म कर देगा। तो फीलिंग के अलावा सेक्स क्या होता है आई डोंट नो। मोर ओवर आप प्रोफेशनली अगर इस चीज़ को कर रहे हो तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। आप इंजेक्शन लगाओ, आप इम्प्लांट करो, आप कुछ भी करो, इट्स योर प्रोफेशन। तो जहाँ पे प्रोफेशन की बात आती है वहाँ पे एवरीथिंग इज़ फेयर। तो इन सारे बड़े ब्रांड्स के लिए एवरीथिंग इज़ फेयर, बिकॉज जो भी चीज़ डंप करनी हो ना, तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब जगह पे डंप किया जाता है माल। ये सब पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना। बट आई विल टेल यू, ओके, आई हैव अ
आई हैव ह्यूज इंटरेस्ट इन कंट्री में क्या बिक रहा है, और मेरे बहुत सारे, क्योंकि सेंसिटिव है तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म चलाते हैं, लाइक फ्रॉम लेट्स से Amazon, Zepto, Blinkit, एसेट्रा एसेट्रा, ऐसे उनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं विच पीपल run, right? So I keep asking them कि सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, क्यों बिकता है, कैसे बिकता है, and they all talk about कि जो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स है उनकी सेल बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर टाइप ऑफ कॉन्डम्स। तो अगर ज़्यादा लोग वो खरीद रहे हैं, इट मीन्स लोगों को लगता है उनका टाइम खराब है। तो क्यों लगता है उनको उनका टाइम खराब है? क्योंकि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। हाउ डू दे नो? हाफ ऑफ द टाइम पार्टनर समटाइम मे बी फेकिंग इट और समटाइम टेलिंग इट ऑन द फेसेस। फेक इट और ब्रेक इट वाला हिसाब किताब है। हाँ, तो आधे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज, ना पार्टनर को पता ना आपको पता है, किसी को नहीं पता कि गुड टाइमिंग या गुड सेक्स क्या है। व्हेन यू आर रियली रियली इन्जॉइंग तब तो कोई बात नहीं होती है, 10 बार आप करते हो उसमें से 5-6 बार यू हैड ग्रेट टाइम, 4-5 टाइम्स आपके इनसिक्योरिटी हिट कर जाती है। इवन आप 20 मिनट कर रहे हो उसके बाद भी आपको लगता है नहीं यार मेरा टाइम तो अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने मे बी मूवी में या पॉन में या ऑनलाइन देख लिया कि ग्रेट टाइमिंग मतलब 1 घंटे तक तो करना चाहिए, ऑल दैट बुलशिट, राइट? एंड दैट्स व्हाई द इनसिक्योरिटी कम्स बिकॉज यू आर सेइंग कंटेंट की वजह से। नहीं, ये चीज़ एक्सपीरियंस बेस्ड हम बात करते हैं, पेशेंट बेस्ड बात करते हैं कि एक 45 साल की फीमेल आके मेरी ओपीडी में बोलती है कि सर टिल डेट, मेरे को 23 साल हो गए हैं शादी को, टिल डेट मुझे ऑर्गेज़म क्या होता है आई डोंट नो। ये अब हस्बैंड बगल में बैठे हुए हैं, बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, कॉलेज में, ये दोनों लोग 45 साल की उम्र पे बैठे हुए हैं मेरे सामने। जब फीमेल ये नैरेटिव दे रही है ना कि सर आई डोंट नो व्हाट अ ऑर्गेज़म इज, बिकॉज एवरी टाइम व्हाट आई हैव सीन और व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज 5-10 बार ही कम्स, 5-10 बार ही गोज टू एंड फ्रो एंड ही इजैकुलेट्स, ही डोज ऑफ टू स्लीप। ये अभी तक चल रहा था सर 23 साल में। यहाँ पे कोई नैरेटिव नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक्सपीरियंस है। इसको कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इस चीज को ट्रीट करने के लिए क्विकेस्ट क्या अवेलेबल है? एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स। लेकिन इस क्विकेस्ट रिस्पॉन्स को जो भी आदमी 2 साल कर रहा है, 3 साल कर रहा है, फिर उसके इरेक्शंस खत्म होने लग रहे हैं। जो वो कह रहा था कि सर पहले मुझे सिर्फ प्रीमेच्योर की प्रॉब्लम थी, अब मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम है, जैसे ही इस कैटेगरी में आ जाता है ना, तो फिर वो वैस्कुलोजेनिक और आर्टीरियोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लेवल पे आ जाता है कि लाने वाली नसें भी ब्लॉक हो गई, ले जाने वाली नसें तो पहले से ही गड़बड़ थी। बट क्यों होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? वैस्कुलोजेनिक की वजह से। जनरली क्या होता है, देयर इज अ सिस्टम, एक नस होती है ब्लड फ्लो लाने के लिए, दैट कॉजेज द इरेक्शन, एक होती है होल्ड करने वाली नस या वापस ले जाने वाली नस, उसको वेन्स कहते हैं। जो ऊपर ऊपर आप नसें देखते हैं ब्लू कलर की, ये भी पेनिस के ऊपर भी दिखती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने भी ये स्प्रेज यूज़ किए ना, आप देखोगे वेन्स गायब हो गई उनकी, सब ये चीज़ को फील करते हैं, वेन्स गायब हो गई, प्लेन हो गया है बिल्कुल और श्रिंक हो गया है। मोर ओवर जब ये वापस ले जाने वाला सिस्टम, इरेक्शन तो आ गया क्योंकि माइंडली बहुत अच्छे हैं, हार्ट बहुत अच्छा है, रिपोर्ट सारी परफेक्ट है, तो इरेक्शन आने में समस्या हमारे इंडियन मेल को तो नहीं है। लेकिन प्री मैच्योर की समस्या मैक्सिमम लोगों को मोर ओवर एक टाइम के बाद में आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्या है रीजन? क्योंकि 5-10 स्ट्रोक्स में अगर किसी का इजैकुलेशन हो जाता है तो गलत है, तो गलत है। तो और ये इजी है, राइट, इजी है। और ये क्यों बहुत लोगों को होता है? ओवर्टली पेनिस को मिसयूज किया गया है, जिसको मास्टरबेशन का एक स्वरूप कहते हैं। चाहे वो प्रोन हो, चाहे वो बाय हैंड हो, चाहे वो किसी भी हार्ड सरफेस पे रब करना हो, चाहे वो किसी भी होल को यूज करना हो। इस चीज से सबसे पहले जब हाथ का प्रेशर लगता है ना, लोग 20 बार, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, अभी देखा था मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, 21 बार करो, किताब में लिखा हुआ है 21 बार करना चाहिए मास्टरबेट। 21 बार का मतलब 21 बार एक टाइम में करना चाहिए? एक महीने में 21 बार मास्टरबेट करना चाहिए। ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक केस स्टडी हुई थी, उसमें लोगों ने 21 बार मास्टरबेट किया था, लेकिन उसका अधूरी इंफॉर्मेशन बताई गई। उसका लास्ट में वो एक केस स्टडी थी कि जिन लोगों ने मास्टरबेट किया 21 बार, उनको प्रॉब्लम्स आने लगी। एंड देयर इज ऑल्सो बायस ना, कॉग्निटिव बायस। ब्रेन को वही बिलीव करना है जो बिलीव करना है, तो आप स्टडीज़ भी वैसे ही बिलीव करते हो क्योंकि आपको मास्टरबेशन करने में मज़ा आता है। एंड देन मास्टरबेशन से रिलेटेड स्टडीज़ मिल गई, जो लाइक ओ देख ये तो बोल रही है आई वांट टू डू इट 21 टाइम्स नाउ। तो सोचो बच्चे अगर देख लेंगे तो वो नहीं रुकेंगे,
वो किसी के कहने पे नहीं रुकेंगे। और जबकि नैरेटिव अलग होता है, आप मंथली 1-2 बार करते हो या अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते हो, टारगेट नहीं रखते हो, आज घर जाना है, मास्टरबेट करना है, हाँ मैं आ रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके का आपको अपने अंदर रखना चाहिए हार्मोन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया 80 दिन 78 दिन ले रही है आपके शरीर में स्पर्म बनने के लिए। आप रोज़ निकाल रहे हो तो 80 दिन मैनेज कैसे होगा? नॉर्मल लॉजिक बोलता है ये। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस उठा लो, नॉर्मल नंबर ऑफ डेज ले लो, उसके हिसाब से अपने आप को प्लान कर लो कि भाई 70 दिन में 3 बार करूंगा या 4 बार करूंगा। दैट काइंड ऑफ नैरेटिव लॉजिकल साउंड करता है कभी कभी। तो इस चीज़ को सेक्स से कभी भी हम कंपेयर नहीं करते। जी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जी क्यों होता है उस पर बता रहे थे, और आपने बोला वो क्यों होता है क्योंकि ओवरली यूज कर लेते हैं, मास्टरबेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। मोर ओवर ये ना हाथ हमारा ना देखेंगे, ये 100 किलो भी उठा सकता है, डेडलिफ्ट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मोर ओवर ये अपने पेनिस के लिए बना नहीं है। आप अगर सही बात अगर कहेंगे, हड्डियां हैं, और मोर ओवर वजाइनल एरिया क्या चीज़ होती है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट, हाईली नर्व एंडिंग्स, हाईली हाइपरीमिक, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है कि सिंपल सा एक टच भी होगा ना करंट लग जाएगा। वो एरिया के लिए ये पेनिस बेसिकली बना हुआ है। हम उसको हाथ से इमेजिन करिए रोज़ यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। मोर ओवर इस हाथ को रोज़ मोड़ना एक बार स्टार्ट कर दें। आप आओ ऑफिस में, अपने एम्प्लॉय को बोलो रोज़ मोड़ो इसको। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में एक परमानेंट पेन आ जाएगा यहाँ पे आपको। जनरल सी बात है, आप उंगली भी अगर करने लगोगे पेन आ जाएगा। वो पेन हैंडल कर लेते हैं क्योंकि हड्डियाँ, मसल, ब्लड सर्कुलेशन, वेन्स, आर्टरी सब इन्वॉल्व है। ऑन द कॉन्ट्रेरी पेनिस में ना तो हड्डी है ना तो मसल है, सिर्फ और सिर्फ है क्या, ब्लड फ्लो। मसल एक टाइप की मसल है, केवर्नस उसको कहते हैं, लेकिन एक तरीके का स्पंज है। उस स्पॉन्ज को आप रोज की रोज कुछ नसें आप दबाते चले जा रहे हो, रप्चर होती चली जा रही है। वो रप्चर आपको एंड क्या करता है कि इरेक्शन आता तो है लेकिन लीक जल्दी हो जाता है। वो लीकेज को वेन्स आपी ने डैमेज करी, उसी चीज़ को हम लोग क्लिनिकली बोलते हैं वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसी चीज़ को हम लोग ट्रीट कर देते हैं थ्रू 2 आवर्स प्रोसेस, 18 आवर प्रोसेस, जो ये टेक्नोलॉजी थेरेपी सिस्टम हमने बताए। तो वो उतना आसान चीज़ है ट्रीट करने के लिए। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, डीले कॉन्डम्स। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, स्प्रेज। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। फाइनली आप क्या करते हो, अपने ऑर्गन को खत्म कर लेते हो, फिर आप हमारे पास चले आते हो। एंड देन ये वाइग्रास एंड ऑल ऑफ दीस, वाइग्रास तो इरेक्शन तो आ ही रहा था। अब जब इरेक्शन नहीं आना स्टार्ट हुआ तो फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है वाइग्रा। मतलब ऐसे मार्केट फ्लरिश करती है। और ये जितना भी कंट्रोल इन ड्रग्स का है, ये सब बाहर की कंपनीज हैं। सो यू आर टेलिंग मी दैट masturbation is causing erectile dysfunction? Yes, particularly yes. मतलब बहुत सिंपल भाषा में बोलें तो yes, बिकॉज जहाँ पे वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल आएगा तो प्रीमेच्योर आ जाता है, क्योंकि वीर की नली आप बीच में होती है, वो अगर इरेक्शन जब तक रहेगा वो दबी रहेगी बीच में, तो कुछ भी आगे जा पाएगा क्या? whenever you have an erection, it's very hard to pee. पुश करना पड़ता है, आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वीर की नली और पेशाब की नली एक है। अगर वही चीज़ अगर जैसे ही लीकेज हुआ तो ढीला हो गया, वैसे ही सारा हार्मोन जो एक पिचकारी आ रही है ना, वो एकदम से निकल गई बाहर। तो ये सब कंट्रोल करने वाले, जो ये ड्रग्स कंट्रोल करने वाले बाहर के लोग हैं। ये वाइग्रा बनाई किसने? 1989 आई गेस, 1889 और 1989 में फाइजर ने एक्सीडेंटली वाइग्रा बना ली थी। एक्सीडेंटली कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे थे कि हार्ट की पंप करने की स्थिति खराब हो रही थी, उन्होंने एक ड्रग बनाया, लोगों को इरेक्शन आने स्टार्ट हो गए। That's where Viagra came into play. स्प्रेज और ये सब चीज़ें, जितना भी हमारा ये यूथ ओरिएंटेशन है ना, ये सब खत्म हो रहा है, क्योंकि इंडिया में यूथ सबसे ज़्यादा थे। ये दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है। तो मास्टरबेशन करना गलत है? बहुत गलत है। Nobody should masturbate. You should masturbate, but मास्टरबेशन की एक अपनी मर्यादा है। वो मर्यादा आप डिसाइड करते हो क्या है। मर्यादा ये नहीं है कि टारगेट है रोज शाम को मास्टरबेट करना, रोज रात को मास्टरबेट करना। ऐसे लोग हैं जो 15 साल से रोज एवरी डे मास्टरबेट कर रहे हैं एंड दे आर इन अ मैरिज। 15 साल से मैरिज में हैं, रोज मास्टरबेट कर रहे हैं। ओवर 5 साल मैरिज को हुआ होगा, 10 साल से पहले मास्टरबेट कर रहे थे, सेक्सलेस मैरिज का शिकार हैं। लेकिन कंप्लेंट क्या करते हैं, सर मैं जब तक मास्टरबेट नहीं कर लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी।
तो एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन इज बैड, बट Yes. हेल्दी मास्टरबेशन क्या होता है देन? हेल्दी मास्टरबेशन 1 हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, दैट्स इट. 1 महीने में 1-2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, उतना तक ठीक है. लेकिन टारगेटेड अप्रोच के साथ में किया वो ठीक नहीं है, वो एक डैमेज है आपके लिए, आदत पड़ जाती है उसकी. तो इज इट इफ इट नेचुरली आपको कभी फील होता है तो देन यू डू इट, और Yes, when you naturally feel the urge and moreover कुछ सेलिब्रेट करना हो. लोग डिप्रेशन में मास्टरबेट करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि वो उनको स्ट्रेस रिलीफ देता है, वो उनको इजी फॉर्म देता है स्लीप का. तो वो लोग सुबह सुबह लथार्जिक उठते हैं और उसके बाद फिर वही सर्कल, रोज रात में मास्टरबेट कर लेंगे, फिर वही सर्कल, अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं. यही लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, यही लोग साइकाइट्रिस्ट के पास लैंड करते हैं. परिवार ले जाती है कि ये अकेला अकेला रहता है, ये किसी से बात नहीं करता है, इसका शरीर पतला होता चला जा रहा है. ये बच्चों में एक्चुअली पेरेंट्स फील कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है क्यों हो रहा है. वो बच्चा रोज मास्टरबेट कर रहा है, वो बच्चा रोज अपने आप को किसी एक डिप्रेशन में, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई 16 साल की उम्र में, वो मास्टरबेट कर रहा है, जबकि उसको पता भी नहीं क्या होता है. और आज की डेट में तो 14-14 साल के बच्चे सेक्स कर रहे हैं. लोग सेक्स करने के पहले मास्टरबेट करते हैं एवरी टाइम. इज इट गुड? इट्स बैड, व्हाई? बिकॉज आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस नील हो जाता है. आप उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आपकी एक वो हीटेड प्रोसेस आई है, जहाँ पे आप फोरप्ले करना स्टार्ट कर गए हो, सब कुछ कर गए हो, उसके बीच में आप बाथरूम में जाते हो, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप मास्टरबेट करके आते हो. आप ये चीज शादी में करना एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या आपकी शादी के टाइम को वो किल नहीं कर देगा? क्या आपके पार्टनर को पता नहीं लगेगा इस बारे में? तो जब आप ओकेजनली करते हो तो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो. हमने चेक इन किया है, वी हैव 12 आवर्स, वील डू दिस 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 दिस. बट सेकेंड टाइम सेक्स का कंसेप्ट, पेनिट्रेशन के बाद में बहुत लोग पहली बार जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, दैट्स वेयर राउंड्स कम इनटू रोल. लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप मास्टरबेट करके सेक्स करना स्टार्ट कर दो. वो आपकी आदत पड़ जाएगी और मोर ओवर वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली इल कर देगी. तो यू सेड कि सेक्स करने से पहले मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मेंटली आपको इल करते जा रहा है. लॉट ऑफ पीपल डू दैट टू इंक्रीज देयर सहारा नहीं टाइमिंग. लेना चाहिए इस चीज़ का. बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग बढ़ जाती है. ये नॉर्मल नैरेटिव है, राइट? व्हाट डू यू थिंक एक ग्रेट सेक्स के लिए प्री रिचुअल होना चाहिए या प्री सेक्स रिचुअल होना चाहिए? वन डे बिफोर व्हाट शुड यू डू? वन डे बिफोर आप अपने खाने के ऊपर कंट्रोल रख लो. आप खाना जितना नाइट्रिक ऑक्साइड रिच करोगे, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो कि पेनिस में ब्लड फ्लो तो आ जाता है, लेकिन पेनिस फुलाने का काम कौन करता है? टाइट इरेक्शंस. नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड एक दिन पहले से अगर आप खाना स्टार्ट करते हो, जो कि जनरली रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिल जाता है, रॉ सैलेड्स. अगर आप हल्का खाना खाते हो, आपका अगर गट क्लीन है, तो आप अपने आप उस चीज़ के लिए एनर्जेटिक फील करते हो और अपने आप आपको फील होने लगता है कि यू आर गेटिंग गुड. और अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो, लैक्सेटिव ले लो एक दिन पहले. वो भी आपको हल्का जहां पे फील हुआ और आपने सब्जियां खाना स्टार्ट कर दी, फाइबर्स जा रहे हैं शरीर में, नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड आ रहा है, चुकंदर है जैसे, बहुत अच्छा सोर्स है. 4-5 फूड्स बताओ जो बहुत नाइट्रिक ऑक्साइड रिच है. एक बीटरूट आपने खा लिया, एक आपने खीरा खा लिया, एक टमाटर खा लिया. जो सर्टेन उसमें एक चीज़ होती है, करक्यूमिन एक चीज़ होती है, जैसे हल्दी से आती है. ये सब चीज़ें आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को रिच करती है, बढ़ाती है. एंड एवोकाडो यू सेड. एवोकाडो भी एक सोर्स है, मतलब उनकी रिसर्च के हिसाब से. हमारे यहाँ इस चीज़ का ना उपज है, ना हम इसके बारे में जानते हैं. ब्रोकली भी अच्छी चीज़ है. एनीथिंग दैट इज ग्रीन विल बी रिच इन नाइट्रिक ऑक्साइड. पालक है, ब्रोकली है, मोर ओवर ग्रीन जितनी भी चीज़ें आप देख लो उस चीज़ का है. मैं इसलिए उन चीज़ों को पर्टिकुलरली एज अ डाइट नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज लोग एक्चुअली में इस चीज़ की अति शुरू करते हैं और मोर ओवर इन चीज़ों की वजह से अपनी हार्ट हेल्थ को डाउन कर लेते हैं. क्योंकि हार्ट को सब्जियों से कोई लेना देना नहीं है, हार्ट को रॉ वेजिटेबल फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है. हार्ट को चाहिए एनर्जी, ATP. और ATP एनर्जी आता अनाज से है हमेशा. रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो भी जिस रीजन का है वो उस रीजन का एक खाना है. हार्ट को वही चाहिए. तो कभी भी लोग इस ओवर एग्जैजरेशन में ना जाएं कि मैं, डॉक्टर साहब ने एक दिन बोला था, मैं 7 दिन तक एक काम करता हूं, सब्जियां खाऊंगा, आई विल बी अ बीस्ट इन द बेड.
नहीं करना चाहिए। 50% अपने खाने को आप डिवाइड कर दो, अगर 50% भी आप अपने हर मील को 50% नाइट्रिक ऑक्साइड रिच और 50% अनाज में कर रहे हो, तो आपके ब्लड और आपका हार्ट दोनों की हेल्थ सिक्योर्ड है। सो डाइट वी स्पोक अबाउट, इसके बीच में एक वर्ड, एक लाइन बोली आपने, जब मैं पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड चीज़ थी वो, विच यू पॉइंटेड आउट, बीस्ट बनना है। हाउ टू बिकम बीस्ट इन बेड। बेड में बीस्ट बनने का मतलब सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को केटर करना होता है, बिकॉज मेंटल हेल्थ के बिना हम लोग बीस्ट बन ही नहीं सकते। दवाओं के बेसिस पे, इंजेक्शंस के बेसिस पे, स्प्रेस के बेसिस पे, कॉन्डम्स के बेसिस पे अलग बात हो गई, बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर बॉडी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट्स नॉट यू। यू आर समवेयर मेंटली व्हाट यू आर। आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, उतनी ही टाइम तक आप अपने इरेक्शंस को होल्ड कर सकते हो, उतने ही टाइम तक आप अपने इजैक्यूलेशंस को होल्ड कर सकते हो, उतने ही टाइम तक आप अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हो, आप मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो, आप कैसे बीस्ट बनोगे? तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें आपको अगर हैं आपके शरीर में, कोई भी दुनिया की पावर आपको रोक नहीं सकती है बीस्ट बनने से। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जिम जाके नहीं आएगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने ही कार्डियो करने से, योगा करने से, मेंटल हेल्थ मोर ओवर अपने ही मेडिटेट करने से, अपनी चीज़ों को जो नेगेटिव हैं उनको ख़त्म करने से, पॉजिटिव हैं उनको आगे लाने से, इससे आएगी। लेकिन अगर हम लोग बीस्ट बनने के लिए, एक पेशेंट था, हर नेशनैलिटी की फीमेल को ही वांटेड टू हैव सेक्स, हर नेशनैलिटी, फिल्थी रिच, बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, यूएस में भी एक घर है, लंदन में भी एक घर है, सब जगह एक एक घर है उसके, हर नेशनैलिटी की लड़की, और शादी नहीं करना चाहता, ये बीस्ट बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ बीस्ट एंड ही कम्स टू मी रेगुलरली। ही इज डूइंग गुड, वंडरफुल, सब कुछ अच्छा है, थॉट प्रोसेस थोड़ी सी गलत है, जो कि उसको अकेलापन के अंडर में लेके जाएगी। ही इज 42, 41 ऐसे ही होगा एज। थॉट प्रोसेस खत्म नहीं हुई अभी तक उसकी है, बिकॉज ड्रग्स भी हैं उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है। तो ये एक ओवर इम्प्रेशन में है कि इन सारी चीज़ों से आई कैन बाय एनीथिंग। एक सर्वेंट भी चलता है उसका साथ में, असिस्टेंट भी चलता है साथ में, या एज EA, सब कुछ है उसके पास, तो पूरा क्लिनिक में ताम झाम लेके आता है। हम अलाउ नहीं करते। तो मोर ओवर, लेकिन ये चीज़ लैंड कहाँ करेगी? सब जानते हैं इस बारे में कि इतनी फैंसी लाइफस्टाइल है, इतना वो है, और दिमाग में क्या है, लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, एंजॉयमेंट फुल ऑन चाहिए। कहीं ना कहीं तो डाउनर आएगा, क्रैश आएगा। इस क्रैश को कैसे संभालोगे? तो वो बीस्ट बनने का ये नैरेटिव भी गलत है, बीस्ट बनने का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से भी गलत है। बीस्ट बनना अपने आप में एक मेंटल इवैल्यूएशन है कि आप अपने पार्टनर के लिए बीस्ट होके नहीं है। तो वो कैसे बन सकते हो? अपने पार्टनर के साथ एक जनरल नेचुरल सिंक बना के, अपने आप को एवरी टाइम एक्सेसिबल ना, और एनीवन एंड एवरीवन हम एक्सेसिबल हैं। ये लड़का है और इसके साथ में जितनी भी मोहल्ले की जितनी आंटीज़ हैं वो सब उसको अप्रोच करती हैं, बिकॉज ही इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन। ऐसा बहुत सब कुछ चल रहा है। अर्ली एज वाले लड़के, 18 साल 17 साल वाले लड़के, आंटियाँ अब्यूज़ कर रही हैं उनको, अपने मेंसेस के टाइम पे सेक्स करवाने के लिए बुलवाती हैं। ऐसा भी होता है। इन्फेक्शन लेके आते हैं मेरे पास 20-22 साल की उम्र में, कहता है मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है सर लड़कियों के लिए, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने बड़ी से एज की फीमेल्स को वो करूँ, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड। बच्चे की तरह उसको वो, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, एवरी सोसाइटी हैज़ इट। ये हाईफाई सोसाइटी आप भूल जाइए, हाईफाई में तो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत पॉश सोसाइटीज़ में है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल का नाम दे देते हैं, पर ये जनरल मिडिल क्लास सोसाइटी में चल रहा है। तो आपका सिंक, आपका, क्योंकि हस्बैंड मना कर देता है कि पीरियड्स के टाइम पे सेक्स नहीं करना है, क्योंकि ब्लीडिंग से उसको प्रॉब्लम होती है। यू नो, आई वाज रीडिंग दिस स्टडी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, एग्जैक्ट कोट करता हूँ। ओके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 के बीच में ये स्टडी हुई थी वुमेन सेक्सुअल बिहेवियर पे।
it found out that women have more sex partners than men in 11 states and union territories. The survey was carried out in 707 districts across the country with 1.1 lakh women and 1 lakh men participating in it. Women have more sex partners than men in Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Assam, Kerala, Lakshadweep, Puducherry and Tamil Nadu. Chandigarh is the highest of all. Chandigarh is the Chandigarh. highest of all. Chandigarh में women are having more sex than men. Maximum extramarital चंडीगढ़ में. Why? सारे पेशेंट्स मेरे, क्योंकि आई हैव अ बेस देयर, तो सारे पेशेंट्स इधर है मेरे पास में. एंड सबकी कहानी यही है क्या कि माई वाइफ इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव हर दैट काइंड ऑफ ऑर्गेजम, दैट काइंड ऑफ अ लेवल दैट शी वांट्स. अब वहाँ पे थोड़ा सा हट्टे कट्टे लोग हैं सब लोग चंडीगढ़ में. फीमेल्स आर ऑल्सो वेरी गुड, दे हैव अ गुड पेल्विक एरिया, दे हैव अ गुड एवरीथिंग. तो सब थोड़ा सा उस बैकग्राउंड से आते हैं ना, पंजाबी बैकग्राउंड है सबका, मैक्सिमम लोगों का, तो उनकी अर्जेस भी ज़्यादा हैं. So men in Chandigarh are not able to fulfill women. ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरीके से जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं कहीं ना कहीं उनको कमी लगती है उस बारे में. Do you feel women expectation बहुत बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई हैं, बिल्कुल बढ़ गई हैं, और ये ओवर एग्जैजरेशन में बढ़ी हैं. ये वेकेशंस वाले जो ब्लॉगर्स और ये सब हैं उनके चक्कर में बढ़ी हैं. क्यों? क्यों? एक्सप्लेन, आई एम इंटरेस्टेड टू नो. क्यों एकदम वेकेशन ब्लॉगर्स को ही टारगेट किया गया इधर एकदम से? सबकी यही परेशानी है. एवरीवन कैन अफोर्ड टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. मतलब ठीक है, अच्छे लोग हैं, समृद्ध समाज के लोग हैं, किसी भी टाइम पे टिकट करा के किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं, बट उनका समय, उनकी फैमिली, उनका प्रोफेशन उनको अलाउ नहीं करता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी दीज पीपल आर पेड फॉर इट. घूमने फिरने के लिए पे किया जा रहा है. पर ये उनको नहीं पता है, जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि ये लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, हम इस लाइफस्टाइल को क्यों नहीं कर सकते. ये तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती है, तब भी ये घूम रही है, हम क्यों नहीं घूमते हैं. बट उनका सेक्स से क्या रिलेशन है? उनका सेक्स से रिलेशन यही है कि हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वेकेशन पे जाएंगे तो मे बी हमारी सेक्स लाइफ और अच्छी हो जाए. हम लोग रोज, क्योंकि हम लोग एक ओवरटली अच्छे मूड में होंगे, नई जगह होगी, तो नरेटिव वहाँ से आता है कि रोज़ घर में मोनोटनी आ रही है, मोनोटनस बिहेवियर शुरू हो गया है. रोज़ आप काम लेके आते हो घर पे, रोज़ अपने एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाते हो, रोज़ आप काम रोज़ व्हाट्सएप पे डेजिग्नेट करते हो, एंड दैट्स व्हेन यू एंड योर वर्क, स्टार्ट योर डे, एन नंबर ऑफ. नरेटिव बाहर जाने का आ गया है कि बाहर सब लोग क्या कहते हैं कि हर 1 महीने में 7 दिन के लिए बाहर जाना चाहिए, हर 3 महीने में 10 दिन के लिए बाहर जाना चाहिए. लेकिन आप नेचुरल लोग, अगर नेचुरल अच्छे 100 करोड़ के भी आदमी होंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते जाना बार बार. बहुत बार ऐसी बिजनेस में चीज़ें होती हैं और बहुत बार आप इतने बैलेंस्ड नहीं होते हो दिमाग से कि आप हर जगह जा सको. ऑब्वियसली यू कैन अफोर्ड दैट. तो वो नरेटिव वहाँ से आता है. और जब आप इस चीज़ के लिए मना करते हो या उस चीज़ को फुलफिल नहीं करते हो, क्योंकि ये जाना तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड तो फुलफिल कर नहीं देगा, जाओ मॉल, गेट द बेस्ट बैग, बेस्ट वॉच, बेस्ट ये, ऐसा तो नहीं, साथ जाना पड़ता है. इस चीज़ को फुलफिलमेंट नहीं होता तो वो डिसअपॉइंटमेंट का एक रास्ता बन जाता है. इस डिसअपॉइंटमेंट को फुलफिल कौन करता है मार्केट में? और कंधे. ऑब्वियसली आपको सेक्स नहीं मिल रहा है, आपको जाने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई और इस चीज़ को टैप कर देता है. और ये जिम्स में, इन सब जो ये कम्युनिटी एक्टिविटीज़ वाली जगह हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल्स हैं, वहाँ से लोग परेशान हैं. बट इससे मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि विमेन की एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइमिंग एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन बेड, वो क्यों एकदम बढ़ गई है बहुत ज़्यादा? वो एज के साथ में बढ़ती चली जाती है बिकॉज देयर एरिया एक्सपैंड्स. मेनोपॉज के बाद में और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं लोगों की. मेनोपॉज के तो यूजुअली यू डोंट फील लाइक हैविंग सेक्स. यू फील लाइक हैविंग सेक्स. बहुत फीमेल्स जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेशन रखती हैं, जो कि हमारी जनरल इंडियन फीमेल्स रखती हैं, सारे पेशेंट्स मेरे आके बताते हैं, सर वाइफ तो इज़ नॉट इंटरेस्टेड बट मेरा इंटरेस्ट है. पर बहुत से ऐसे पेशेंट बताते हैं कि सर वाइफ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड एज दे एज, एज women एज, उनका एरिया बढ़ते जाता है, दैट्स व्हाई उनको टाइमिंग ज़्यादा चाहिए होती है. कहीं ना कहीं उनको स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए रहता है. इस टाइमिंग को सिर्फ हम वो पार्ट नहीं मानेंगे, स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए रहता है. एंड दैट्स व्हाई दे एंगेज इन, और इन सब चीज़ों में, दैट्स व्हाई दे एंगेज इन न्यू बॉयज. तो क्या करना है? व्हाट शुड मेन डू एट दिस टाइम?
men should talk. क्योंकि men performance reduces over time. हाँ, तो ये कितनी irony होता है कि women over time as they age उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए एंड मेन जैसे जैसे एज दे एज उनका परफॉर्मेंस कम होते आता है. तो हाउ डू दे मैनेज इसी चीज़ के लिए जो ओल्डर मैन है 40-50 अबव वो कैसे मैनेज करें? That's what my father tapped this problem. इस प्रॉब्लम को टैप कर रहे थे क्योंकि ये डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था. डिफेंस में इस चीज़ का एग्जैक्ट एग्जाम्पल देता हूँ. डिफेंस के जहाँ पे हमारे पेशेंट्स होते हैं वो 3-3 महीने बाद घर आते हैं, 6-6 महीने बाद घर आते हैं 10 दिन के लिए. उस 10 दिन में फीमेल की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? लेट्स हैव सेक्स एवरी डे बिकॉज आई एम डिप्राइव्ड फ्रॉम इट 3 months 6 months. कभी कोई आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई तब और ज़्यादा 6 महीने नहीं 8 महीने हो गए. इन 10 दिन में अगर ये मेल फ्रेटर्निटी परफॉर्म नहीं कर पाई, प्रॉब्लम स्टार्ट्स. अब एक टाइम पूरा हो गया. जनरली आर्मी में 40 साल 42 साल 45 साल एक 15 साल की एक टाइम रहता है. उसके बाद में यू कैन टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट. बहुत लोग पूरी सर्विस करते हैं, 40 साल 45 साल 50 साल पे रिटायर हो जाते हैं. ये 50 साल का रिटायरमेंट फीमेल का तो ज़िंदगी हो गई पूरी, मेनोपॉज आ गया है, लेकिन उसकी अर्जेस ख़त्म नहीं हुई हैं. वो कहती है आपने ड्यूटी कर ली पूरी, अब तो हमें जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए. बिकॉज व्हेन ही कम्स ही कंज्यूम इट. बच्चे हो रहे हैं, प्रेगनेंसी पूरे टाइम एक बहुत विडंबना है ये समाज की बहुत बड़ी कि पूरी प्रेगनेंसी भी एक जवान हमारा ना साथ नहीं रह पाता है. उसको सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल का डर रहता है क्योंकि नीड्स होती हैं. नीड्स के टाइम पे आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है. नॉर्मल इंसान की बात करते हैं. लेट्स जस्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज राइट, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हेल्दी इंडिविजुअल सेक्स करता है 5-6 बार 10 स्ट्रोक में प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो जाता है, या कभी अच्छा होता है कभी होता है, बेसिक नॉर्मल मैन. बट दिस इज़ अ फैक्ट कि एज यू एज आपका परफॉर्मेंस कम होता जाएगा. व्हाट शुड अ मैन डू? लेकिन लड़के को क्या करना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस कम नहीं हो एंड दे कैन कीप अप विद द डिज़ायर ऑफ देयर पार्टनर? मोर ओवर हम इसकी रूट कॉज पे जाते हैं कि जैसे ही मेन एज करते हैं वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है. परफॉर्मेंस क्यों डाउन होती है उसका एक रीज़न है स्किन लूजनिंग. झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तो ऑब्वियसली जो स्किन, जो इरेक्टाइल टिश्यू फीमेल में ब्रेस्ट में होता है वही इरेक्टाइल टिश्यू मेल में पेनिस में होता है. तो ब्रेस्ट भी सैग डाउन कर जाते हैं, यस और नो. उसी तरीके से मेल्स में भी स्पर्मेटोजेनेसिस बंद नहीं होती है, ऐसा नहीं है, वो इनफर्टाइल हो जाता है. तो फर्टिलिटी कोशेंट, टेस्टोस्टेरोन सब कुछ परफेक्शन पे आएगा, लेकिन स्किन लूज होने लगती है. तो वहाँ पे उतना ब्लड फ्लो नहीं रह जाता या उतना ब्लड फ्लो सस्टेन नहीं करने में सक्षमता आती है. जबकि मॉर्निंग इरेक्शन 80 साल के आदमी को भी आ रहा है, 60 साल के आदमी को भी आ रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है. बस समस्या इतनी सी है. ऐसा नहीं है कोई भी इंपॉर्टेंट पेट से पैदा नहीं होता. जो सिम्टोमेटिकली डाउन सिंड्रोम और इन सब सिंड्रोम्स के पेशेंट हैं, माइक्रोपीनेसिस के पेशेंट हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं. जो नॉर्मल मेल है, नॉर्मल समाज में है, नॉर्मल शादी करी है, बच्चे करे हैं, उनकी स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म नहीं होती. यस, 80 साल की एज पे भी बच्चे पैदा कर सकते हो आप, बिकॉज स्पर्म हमेशा चलता रहता है. उसी चीज़ के लिए हम स्किन और ब्लड फ्लो के ऊपर जाते हैं कि अपने स्किन लूजनिंग को टाइट करना स्टार्ट करना पड़ेगा और ब्लड फ्लो को थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा. इसी के लिए 24 ईयर्स रिसर्च, क्लिनिकली प्रूवन. जब हम इस पे आए तो एक प्रोटोकॉल बनाया हमने. उस प्रोटोकॉल को, सिंथेटिक प्रोटोकॉल नहीं है, एक पेनिस की दवा भी नहीं है, मोर ओवर ब्लड फ्लो को एनहांस करने की दवा है कि स्किन टाइटनिंग कर देती है. बस कॉन्ड्रियन किट नाम से एक हमने बनाया. इस कॉन्ड्रियन से आप अगर 2 साल में 1 साल में एक बार भी अगर ले रहे हो, कोई भी मेल, इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, वो अपने पार्टनर को टाइट पेनिस, टाइट इरेक्शंस के साथ में एक अच्छे टाइम के साथ में, मैं नहीं कहता उसमें कोई सुन्न करने की दवा है, तो आप एक्सपेक्ट ना करें. वो आपकी स्मार्टनेस, इतने ओवर द 40 साल के हो गए, स्मार्टनेस तो आई गई है कि मैं व्हाट वर्क्स फॉर माई वाइफ एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर माई वाइफ. तो इस प्रोटोकॉल के जरिए हम लोग इस चीज़ को नेचुरली केटर कर सकते हैं. मोर ओवर अगर प्रोटोकॉल एक्सेसिबल नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप जनरल ब्लड फ्लो, जनरल मसाजेस अपने ऑर्गन के एंड पे या अपने स्किन के एंड पे जो जो चीज़ें होती हैं आप उसको कर सकते हैं. एक्सरसाइज कर सकते हैं. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज इज द की टू सक्सेस. कीगल को मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि
नुकसान भी कर जाती है कभी कभी। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, कैट एंड काउ बेस्ट। हाइड्रोथेरेपी के साथ में ऊपर से पानी पड़ रहा हो, पेल्विक एरिया के ऊपर ब्लड फ्लो अगर आ रहा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो कैट एंड काउ करना स्टार्ट कर दो, उससे आपके पेल्विक फ्लोर में ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दो, जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिच। ये जनरल चीज़ों से अगर आपको इफेक्ट्स दिख रहे हैं ना, बस यहाँ पे आप सक्सेस पे आओगे। जनरल डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, किसी भी पास वाले अच्छे डॉक्टर को, मेडिसिन, यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई भी को कंसल्ट करो, वो आपको हेल्प करेगा कि प्राइमरी ये मेडिकेशन ले लो, उससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नेचुरल अप्रोच और इन सब के लिए वो प्रोटोकॉल है कॉन्ड्रियन किट नाम का, उस नेचुरली कोई साइड इफेक्ट, कोई सिंथेटिक नहीं, गोली खा के उत्तेजना नहीं आएगी, सर दर्द नहीं होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा मोर ओवर। तो इसके लिए एक जनरल एस्पेक्ट बनाया गया है, और उससे भी ऊपर थेरेपी सिस्टम्स आ जाते हैं, जिनको हम लोग नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में, मतलब टारगेटेड अप्रोच है हमारे पास। एक और टेक्नोलॉजी, वो अभी किसी एप्लीकेशन में पेशेंट ने बताया कि सर उसमें एप्लीकेशन में मास्टरबेट करो दिन में 3 बार, और उसके बाद में जैसे ही इजैकुलेट होना हो टिप दबा लेना। एप्लीकेशन में कीगल के साथ साथ तो टिप दबा लेना, उससे क्या होगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा पूरा, और स्ट्रांग होने के बाद जब आप घर जाओगे तो यू विल बी वेरी मच अल्फा। लोग ऑफिस में ये चीज़ कर रहे हैं अपनी, लोग बाथरूम में जा जाके 3 बार कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ नरेटिव जो कि एप्लीकेशन ने पैसा देके आपको दिया है, आप फॉलो करते हो ब्लाइंडली। इसीलिए मैं मना कर देता हूं, जब तक एक यूरोलॉजिस्ट ना बोले कि भाई कीगल कर लो, तब तक मत करो। एप्लीकेशंस क्या बताएगी आपकी स्थिति क्या है। बट कीगल्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड है, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सब बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स भी सब बोलते हैं। ओवरटली ना करें। व्हाट इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ डूइंग कीगल्स? एवरीडे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहुत एक्सेसिवली नहीं करना चाहिए। कीगल इज व्हाट? तो होल्डिंग योर पेल्विस मसल, पेल्विक मसल, होल्डिंग योर पेल्विक मसल। मोर ओवर जो पेशाब की नली है और जो एनल स्फिंक्टर है, उन दोनों को एक साथ जब आप टाइट खींच के रखते हो, उससे क्या फील होता है कि आपको उस वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो रही हैं, क्योंकि आप खींचते हो, वो करते हो। यही चीज़ आप आंखों के साथ अगर करोगे, या अगर आप ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, आप मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हो, ब्लड फ्लो को लेकर आ रहे हो। इसकी आप आंखों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसकी जगह कीगल करने की जगह पता नहीं वहाँ पे कोई मतलब कोई स्ट्रिक्चर आ जाए खींचने की वजह से। बहुत बार स्ट्रिक्चर का मतलब हो गया कि मूत्राशय की नली में कोई एकदम से दब जाए। बहुत बार यूरोलॉजिस्ट इस चीज़ को क्लिनिकल अप्रोचेस में देखते हैं कि स्ट्रिक्चर आ गया। अब वो स्ट्रिक्चर किसी भी रीज़न से आ सकता है। बहुत बार लोगों ने कीगल के बाद मेरे को बताया है आके। इट्स अबाउट क्लिनिकल एक्सपीरियंस ओनली। हम ओके, व्हाट इज द गुड मिक्स ऑफ डूइंग कीगल? यू आर सेइंग कि ओवर करने से प्रॉब्लम होती है। ओवर करने से भी प्रॉब्लम होती है, और बहुत बार लोग इस चीज़ को साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेक्स के टाइम पे करने लगते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं सेक्स के टाइम पे। ये नॉलेज का अभाव आपको गलत तरफ डायरेक्ट करती है। अगर यही चीज़ एक यूरोलॉजिस्ट बोल रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तरीका बता रहा है तो वो सेक्स, मान लो सेक्स के टाइम पे नहीं करना, एवरी डे इफ यू गेट अप एंड यू डू कीगल्स, इज इट गुड और बैड? ज़रूरत के अनुसार है। आपको वो प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। बेसिकली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए कीगल बनी थी, जब आप अपने पेशाब को रोक नहीं पाते हो, जो कि पोस्टपार्टम लोगों को परेशानी ब्लैडर कंट्रोल को लेकर फीमेल्स को शुरू हो गई थी। इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ जनरली फीमेल्स में होती है कि छींक आती है बच्चा होने के बाद में, जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की हुई है, क्योंकि नली उधरी से गई हुई है। मेन को नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, नुकसान ऐसे नहीं है। मैंने क्या कहा, अनडायरेक्शनल यूज खराब है किसी भी चीज़ का। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। लेकिन आप एक एप्लीकेशन को फॉलो करने लग जाते हो क्विक रिजल्ट्स के लिए, आपको दूसरी चीज़ दे जाती है, वो खराब है। मेरे ग्रैंडफादर ही बिकेम मेडिकल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म पे आ गए। उन्होंने देखा जो ये रोज़ पूरे टाइम, उस समय कंप्यूटर नहीं होते थे, रोज़ पूरे टाइम जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को परेशानी आ रही है हॉर्मोन्स की। वहाँ से रिसर्चेस और इवॉल्व हुई, वहाँ से रिसर्चेस इवॉल्व होकर हार्मोनल प्रॉब्लम आने लगी। मेरे फादर आए तो देखा कि भाई ये तो ऑर्गन पे प्रॉब्लम आ रही है, कि भाई नर्वल, मतलब दवा से ब्लॉकेजेस कैसे खुलेंगे, ये समझ की बारे की बात है। तो कार्डियोलॉजिस्ट अपनी हर चीज़ कर रहे हैं, इंटरवेंशंस कर रहे हैं, आपको दवा दे रहे हैं, आपको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पेनाइल हेल्थ की जब बात करते हैं तब वही लकीर का फकीर।
वही एक टाटालाफिल ले लो, वही ये ले लो, वही वो ले लो. दैट्स व्हेन दिस इज इवॉल्व्ड. और यहाँ से हम अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस को कंक्लूड करते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ में, किस एरिया में किस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती हैं. हमारे डेमोग्राफिक्स की पूरी एक स्केल आती है. बताओ मुझे, बताओ टॉप 4-5 स्टेट्स कहाँ पे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है. पेशेंट हमारे पास जहाँ से होते हैं, हम उस डेमोग्राफिक की बात करते हैं. हमारे बहुत सारे पेशेंट्स कर्नाटक से हैं, हमारा सबसे हाईएस्ट जो है. उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद पंजाब है, चंडीगढ़. तो ये 3 टॉप मोस्ट है हमारे. तीनों में किस टाइप की प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम सेम है सबकी, बट कर्नाटक में ज़्यादा कर्नाटक में प्रॉब्लम्स हो ना हो, लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं. वो लोग इधर उधर मार्केटिंग गिमिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे. ओके. और जहां लिटरेसी रेट नहीं है, वहां पे इन सारी जो दवाओं का है ना, वहां का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. उत्तर प्रदेश कंजम्पशन देखिए ज़रा, वाइग्रा का मार्केट देखिए एक बारी. सारे प्रदेशों को बिहार और उत्तर प्रदेश एक अकेले ख़त्म कर सकता है दवा. भारत में दवा ले आओ, सब खत्म कर देंगे. ये सेड, जैसे आपने बोला कर्नाटक में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो समझना चाहते हैं और ठीक हो जाए. चंडीगढ़ में यू सेड कि लॉट ऑफ केसेस आपके पास जो आते हैं वो विमेन, ओल्डर विमेन गोइंग फॉर यंगर विमेन, क्योंकि दे आर नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड. ये वाइसी वर्सा भी है, महाराष्ट्र में लड़कों में भी है ये चीज़. वो भी अर्ली एज्ड वुमेन्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं. तो शुगर डैडी जिसे बोलते हैं. हमारी India has the highest number of sugar daddies. There was some study recently done. I don't know how true that study is. That is. I just read. जब पैसा आ जाता है ना इंसान के पास में, शुगर डैडी बनने का एक नैरेटिव है दिमाग में. एग्जैक्टली ये चीज़ है. ये सबके साथ में सर देखो, आप अपनी उन अनटोल्ड फैंटेसीज को पूरा करना चाहते हो, जिन फैंटेसीज को आप सिर्फ देखा करते थे या सोचा करते थे, काश ऐसा मेरे साथ होता. आप ओवर द नाइट पैसे से एक फिलोसोफर तो बन नहीं जाओगे. आप ओवर द नाइट पैसे से क्रिकेटर तो बन नहीं जाओगे कि आपके लिए सब लोग हाथाली बजा के और चीयर लीडर्स नाच रही हैं. नहीं, आप ओवर नाइट अपनी फैंटेसीज को जरूर पूरा कर सकते हो, छुपे हुए, चोरी छुपे. उस चीज को ही लोग कर रहे हैं. इसीलिए शुगर डैडीज वाला कंसेप्ट यहां पे इतना बढ़ गया है. और बहुत सारा हमारा पॉर्न वाला नैरेटिव है, क्योंकि आइडल से ज़्यादातर वीडियोस आप देखोगे छोटी लड़कियां हैं और बूढ़े लोग हैं, या फिर फीमेल्स अर्ली एज पे हैं. फीमेल्स लेट फीमेल्स तो नहीं हैं पॉर्न इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से, जो बहुत बूढ़ी हैं और बच्चे हैं होते होंगे. लेकिन शुगर डैडीज़ का कंसेप्ट पॉर्न इंडस्ट्री से भी आया हुआ है कि बहुत लोग इस चीज़ को डैडी वाला जो एक नैरेटिव है, वो चीज़ करने का, ये सब क्या फैसिनेटिंग दुनिया है लोगों की खुद की बनाई हुई. ये कोई और ड्राइव नहीं कर रहा है. ये फैसिनेशन की दुनिया किसी की भी कुछ भी हो सकती है, कोई इस पर कंट्रोल नहीं है किसी का. लेकिन डीप डाउन लोग मुझे हर चीज़ बताते हैं. काम है मेरा ऐसा, और बताना पड़ेगा. अपनी बेडरूम की डीपेस्ट सीक्रेट्स बता रहे हैं, तो इट्स फाइन. बट डोंट यू थिंक कि सेक्स इन जनरल ज़्यादा बेटर तब होता है जब आप दोनों इक्वली इमोशनली कनेक्टेड हो, सिंक में हो, एक स्टिमुलेशन आता है. सो देन योर चांसेस ऑफ फीलिंग रियली गुड और फैंटेसी और सारी चीज़ें हैपन्स मोर विद द पार्टनर जिसके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड और सिंक बनाया ओवर द ईयर्स, रैदर देन कि मैंने किसी की लाइफ फंड कर दी इसकी वजह से. Yes, that's where respect and sync comes into role. हाँ, तो अगर if you enjoy and the sex is better with emotional bond, why are more people going for becoming sugar daddies, or maybe why are older women going for younger men? पाइलॉन्स बहुत हैं घर में. पाइलॉन्स का मतलब है कि इतनी चीज़ें घटती रहती हैं लोगों की जीवन में कि वो घटने वाली चीज़ को मतलब एक तरीके से फेस नहीं करना चाहते. उनसे जब मुंह मोड़ के भागते हैं ना, तब ये नैरेटिव बनते हैं. इस पाइलॉन्स में ही हस्बैंड वाइफ के जीवन ऐसे हैं कि अलग अलग बेडरूम में सोते हैं. शुरू कहाँ से हुआ था? बच्चा छोटा है, पापा को सुबह ऑफिस जाना होता है, मैं बच्चे को लेके दूसरे रूम में सो जाती हूँ. शुरू यहाँ से हुआ था. ये मेरे पेशेंट ने मेरे को एक ने नहीं 1000 पेशेंटों ने बताया. उसके बाद सर अच्छा लगने लग गया ये. उसके बाद में इंटरेस्ट अलग होने लग गए. उसके बाद में जब घर में लड़ाई होती थी, तब एक दूसरे को फेस तो करना ही नहीं है, तो वो वहीं की वहीं रह गई, दिमाग में घर कर गई वो. तो पाइलॉन्स
तो क्यों होती है सेक्सलेस मैरिजेस? सेक्सलेस मैरिजेस के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक मेल साइड से एस्पेक्ट है, एक फीमेल साइड से एस्पेक्ट है। मेल साइड से एस्पेक्ट जनरली डिसफंक्शन साइड होता है कि पेनिस उतनी देर के लिए इरेक्ट नहीं होता, या पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता, या श्रिंकेज इतनी आ गई है कि पेनिस बाहर ही नहीं दिख रहा है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, या फिर वो इरेक्ट होते हैं और जैसे ही टच करते हैं इतना ओवर सेंसिटिव ग्लांस एरिया होता है, क्योंकि हाइपरीमिक एरिया होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही टच करते हैं वैसे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो पेनिट्रेशन की बात ही नहीं पहुंचती। वो उनको धीरे 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 साइकोलॉजिकली डाउन कर देता है, डिप्रेस कर देता है। एक साइड होती है फीमेल की। फीमेल के बचपन में कभी ना कभी कोई ऐसा बैड टच हुआ है, उसको एंजाइटी इश्यूज हो गए हैं उस चीज़ से, तो वो अपने हस्बैंड को 3-3 साल तक टच नहीं करने देते हैं। और हस्बैंड बीइंग अ वेरी नाइस पीपल इस चीज़ को कभी सोसाइटी में बताते नहीं है। छोटा सा टेस्ट, एक हाईफू टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सिंपल सा एक प्रोब जाता है अंदर, एक सर्कल लेता है पूरी वजाइना में, और उसके बाद दे आर रेडी टू डू इट। सिंपल सा। तो उतनी सिंपल अप्रोचेस के साथ में अर्जेस को देने के लिए हम कुछ दवाएं दे देते हैं फीमेल के लिए। मोर ओवर उनकी काउंसलिंग्स करा देते हैं। डॉक्टर सृष्टि मेरी वाइफ है, उसको एक्सेल करती हैं उस चीज़ में। और मोर ओवर हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक्सेल करते हैं कि उनकी डीप डाउन बिल्कुल डाइव करेंगे और उनके पॉइंट को लेकर आएंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे और उसके बाद वो चीज़ निकाल देंगे और नेक्स्ट डे अप्रोच करके भेजेंगे कि गो हैव इट, रिपोर्ट बैक टुमारो। That's a prescription to you. And these people, when they know that your consultant is actually working for you, सिर्फ एक काउंसलिंग, दूसरे दिन आते हैं सर हो गया। बट सेक्सलेस मैरिजेस ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में जब आप नई नई शादी करते हो, यू स्टार्ट हैविंग सेक्स, बाद में बहुत बोरिंग हो जाता है, एंड देन आप यू स्टॉप हैविंग सेक्स। तो क्यों होता है शादी के बाद सब में ऐसा? मैक्सिमम शादी में क्यों ऐसा होता है, शादी के बाद बोरिंग हो जाता है सेक्स एंड यू डोंट वांट टू डू इट? अगेन पॉइंट वहीं पे सेम आता है, लोगों के बीच में जो आपसी सामंजस्य हैं वो नहीं रह जाते, रिस्पेक्ट लेवल नहीं रह जाता, सिंक नहीं रह जाता। वहाँ से फीमेल का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है बच्चों की तरफ, मेल का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है पैसे की तरफ, काम की तरफ, बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ, या मार्केट की मार की तरफ। दोनों की गलती नहीं है इसमें। लेकिन जहां पे आप सेक्सलेस मैरिजेस की बात करते हो, एक सेक्सलेस मैरिज है जहां पे हुआ ही नहीं आज तक पेनिट्रेशन। जब बच्चे को लेकर सवाल उठाती है सोसाइटी, तब जाके शो अप करते हैं कि सर IVF कर दो, तब जाके पकड़ में आता है कि ये प्रॉब्लम है। मोर ओवर जब शुरुआत में सेक्स हुआ लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ, फीमेल को इंटरेस्ट ही नहीं आया, फीमेल के लिए फर्स्ट था और लास्ट वही रह गया, तो वो नैरेटिव जब दिमाग में एक बैठ जाता है ना, तो यही कहती हैं फीमेल्स मेरे से कि सर 5-10 सेकंड में शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, तो मैं सेक्स करके करूं क्या? वो कहा ना, गलत दोनों लोग नहीं हैं अपनी साइड। लेकिन अगर ये, और बहुत सारी फीमेल्स क्या होती हैं, दबी हुई थोड़ी सी फील करती हैं, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती कि मैं थक गई हूँ, बता नहीं सकती हैं। बहुत लोग इस चीज़ का शिकार भी हैं कि अगर थकी है फीमेल कुछ भी है, लेकिन मेल आएगा, इफ़ ही वांट्स टू हैव सेक्स ही विल हैव इट नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बहुत सारी फीमेल्स इतना दबी हुई हैं कि अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पति परमेश्वर। तो ये सब नरेटिव्स हैं, ये सब ज़रूरतें हैं, और ये सब आपकी परफॉर्मेंस और ज़ील कैसा है और एक्सपीरियंस पास्ट कैसा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंडेंसी रेशियो नॉलेज के ऊपर आती है। आपकी नॉलेज उतनी अपग्रेडेड है कि नहीं है, पहले नहीं थी, आज है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो कैसे कोई अरेंज मैरिज में फिगर आउट कर सकता है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है? आजकल लोग करने लगे हैं, प्री हनीमून पे जाने लग गए हैं आजकल। एक वो प्री फोटो शूट, क्या होता है वो, प्री वेडिंग शूट, उस प्री वेडिंग शूट के साथ में एक प्री हनीमून भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ में लोग करते हैं। और मोर ओवर बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी वहाँ पे आती है जब आपका बहुत बड़ा इंसान है, लड़का बहुत बड़ा है, लड़की बहुत छोटी है, तो ऑब्वियसली ऑर्गन के साइजेस भी अलग अलग होंगे। तो फीमेल के लिए बहुत बार ऑर्गन मेल का बड़ा रहता है, तो फीमेल का एरिया छोटा है, तो उसको दर्द होता है, पेनफुल सेक्स होता है, पेनफुल कॉइटस होता है। उसकी वजह से लोग सेक्स नहीं करते आगे, वो अपने आप को रोक लेती है और मोर ओवर कहती है कि मेरे को दर्द ही हो रहा है, मैं क्यों करूं। मेल अपना रास्ता बदल लेता है, बाहर रास्ते ढूंढने लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल करने लगता है, पेड सेक्स करने लगता है।
ये सारी नैरेटिव्स कंपैटिबिलिटी के एंड पे ही आती है। लेकिन आप इस चीज़ को अगर एड्रेस करते हो, उसके लिए छोटे छोटे हम बता देते हैं कि भाई लुब्रिकेंट्स ले लो, छोटी छोटी हम बता देते हैं कि चीज़ एक काम करते हैं, एक ये टेक्नोलॉजी है, वील हैव दिस सेशन, दिस विल एक्सपैंड योर एरिया। मोर ओवर शादी के बाद या बच्चे के बाद वो भी परेशानी सॉल्व हो जाती है। लेकिन मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों में, जो लोग बाहर अपने बेडरूम को डिस्कस नहीं करेंगे। नोबडी वुड वांट और फैसिनेट और प्लान टू टेक हिज पैंट्स डाउन, गो एंड टेक हिज पैंट्स डाउन बिफोर अ डॉक्टर। और क्या होता है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का मतलब, अपार्ट फ्रॉम जस्ट साइज इज डिफरेंट? उम्मीदें, मतलब ज़रूरतें, किसकी ज़रूरत, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है इन अर्बन सोसाइटीज़, बहुत बड़ा पॉइंट है। मोर ओवर ज़रूरतें, कंप्लीशन के कितना कंप्लीट हो रहा है सेक्स, बहुत लोग अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत लोग सेक्स करते हुए लूजनेस हो जाती है और उसके बाद भी सेक्स करते रहते हैं, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फीमेल कभी भी बोलती नहीं है। वो अपने आप को अल्फ़ा समझ रहे होते हैं कि मैंने 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, लेकिन फीमेल को फील होना बंद हो जाता है बिकॉज वॉट शी इज़ having, because she is the receiver part of it, male is the giver part of it। तो रिसीवर पार्ट रिस्पेक्ट करता है, गिवर वाला पार्ट कर लेगा बहुत टाइम तक नहीं बताते। तो कंपैटिबिलिटी बहुत बार बात करने से आती है, कम्युनिकेशन से आती है। ऐसा नहीं होता है कि सॉल्वेबल नहीं है या कुछ भी नहीं है, बात नहीं करते लोग आपस में। और बेडरूम में जब बात नहीं करोगे तो आप डॉक्टर के पास तो जाना दूर की बात हो गई। तो वुड यू से हर किसी को सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए बिफोर? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अरेंज मैरिज खुश हैं, आपस में खुश हैं। जो लोग नहीं हैं उनको स्टेप अप करना चाहिए। जहाँ पे किसी को भी कमी लग रही है, इट्स सॉल्वेबल। क्या बहुत ज़रा सी चीज़ होती है, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। इज इट नॉट लाइक कि दो लोग, किसी ने शादी कर ली एंड लेटर उनको पता चला दैट दे आर नॉट सेक्सुअली कंपैटिबल एंड अब कोई वर्कआउट नहीं कर सकते? इज इट समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपैटिबिलिटी अगर वर्कआउट करने का उनको होगा तो दे विल फिगर आउट अ वे। दे विल फिगर आउट, और मोस्ट ऑफ द पीपल फिगर आउट। सो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज नॉट अ बिग थिंग जब तक पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ना हो तब तक। अगर ये पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब ब्लॉकेजेस, क्लॉगिंग, या फिर कोई समथिंग सीरियस क्लिनिकल और डायग्नोसिस, साइकाइट्रिक इवैल्यूएशंस, ये सब साइकोलॉजिकल और सारे पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। जब तक ये क्लिनिकल इवैल्यूएशन का मापदंड नहीं है, जब तक ये खुद के एंड पे सॉल्वेबल, बिहेवियर पे डिजायर और उसकी मिसमैच है, तब तक सॉल्वेबल है। और अगर पैथोलॉजिकल भी होती है तो आज हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतने इक्विप्ड हैं कि हम लोग 2 घंटे में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो डर किसी चीज़ का नहीं है अब। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइमिंग्स अ लॉट, राइट? एंड यूजुअली जब भी आप टाइमिंग्स याद करो, पीपल टॉक अबाउट पोजीशंस, कि ऐसी पोजीशंस करो, ऐसी पोजीशंस होती है जिनसे टाइमिंग्स बेटर हो जाते हैं। आर देयर एनी पोजीशंस फॉर ग्रेट सेक्स? देयर आर ग्रेट पोजीशंस, 2-3 उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो कि सब लोग कर सकते हैं। किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी का आदमी, किसी भी हैवी आदमी, पतला आदमी, मोटा आदमी, नॉन फ्लेक्सिबल आदमी, स्टिफ आदमी, सब कर सकते हैं। वो चीज़ शुरू होती है काउगल से, जाती है डॉगी स्टाइल में, बिकॉज दैट्स वेयर द मैक्सिमम, मतलब कोई भी सेक्स पोजीशन जिसमें मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो, आपका फैट, आपका एरिया, आपका ग्लूटियल रीजन, आपके थाइज बीच में ना आ रहे हो, उसको अच्छा सेक्स माना जाता है, अच्छी सेक्स पोजीशन मानी जाती है। मैक्सिमम पेनिट्रेशन जिसमें हो, तो जहाँ पे टमीज और ये सब रोल प्ले नहीं करती हैं, वो होता है काउगल पोजीशन, बिकॉज मैक्सिमम पेनिट्रेशन, व्हेन यू सिट ऑन समथिंग यू हैव अ प्रेशर देयर। डॉगी स्टाइल, when you have that kind of approach, वहाँ पे कुछ भी बीच में नहीं आने पाता है जब तक आपका श्रिंकेज वाला पार्ट ना हो। मोर ओवर बहुत सारी अलग अलग लोग अलग अलग पोजिशंस ट्राई करते हैं, बहुत लोग मिशनरी के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं। बट थर्ड, इफ यू हैव टू गिव अ थर्ड पोजिशन, वो डिपेंड करता है लोगों पे। ऐसा कुछ नहीं होता कि देयर इज अ पोजिशन व्हिच इंक्रीजेस योर टाइम? काउगल इंक्रीजेस योर टाइम अ लॉट। एंड यू सेड सेक्स टॉयज बहुत लोग यूज करते हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। It's a great thing. It's a great thing. It's a very good thing. अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में कंफर्टेबल हैं सेक्स टॉयज को लेकर, इसका मतलब है वो जीवन में बहुत चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल है। तो सेक्स टॉयज यूज़ करने चाहिए, इंट्रोड्यूस करने चाहिए। मतलब एज एक हो जाती है जब, मोर ओवर स्ट्रेसफुल जीवन है, बहुत बार ऑर्गेज़म फीमेल को नहीं आ पा रहा है, पर आप में ऐसा नहीं है कि कमी है कोई, आप सिर्फ स्ट्रेस्ड हो काम को लेकर। आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ऐसा नहीं है संन्यास ले लोगे, आप पहाड़ पे चले जाओगे। आपको
छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेते हो, अगर फीमेल को अच्छा लगता है, शी ड्राइव्स यू वेल, आपकी सेक्स पोजीशन, आपकी सेक्स टाइमिंग, आपका सब कुछ और अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर फीमेल को ही ऑर्गेजम नहीं मिल रहा है तो देयर इज समथिंग, वो बेचारी करेगी क्या? Are there any unique sex toys that you have noticed? बुलेट Apart from वाइब्रेटर्स this आर द बेस्ट। इन सब चीज़ों से क्या है, एरिया बढ़ जाता है। जितने भी आप ये बहुत सारे मोटे मोटे और ये बड़े सारे वो सब देख रहे हो ना, आर्टिफिशियल पीनस, सिलिकॉन पीनस, और वो इन सब से आइडियोलॉजी, नर्व की जो रिस्पॉन्स करने का सिस्टम है वो बदल जाता है। जबकि ओरिजिनली आपके हस्बैंड पार्टनर में उतना पावर और उतना हार्डनेस और उतना समय नहीं है। इसी वजह से हम लोग उन सारी चीज़ों को जो बड़े बड़े और वो सब आ रहे हैं, उसकी जगह पे हम लोग कहते हैं बुलेट वाइब्रेटर्स को इस्तेमाल करो। बुलेट वाइब्रेटर्स छोटे होते हैं, नुकसान नहीं करते हैं, हाइजीन बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो क्लिटोरस एंड पे काम करते हैं। अगर उसको आपने अंदर भी पेनिट्रेट किया है तो वो नुकसान नहीं कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, वेन्स की। Then is there any women version of performance anxiety? जैसे men को performance anxiety बोलते हैं, women को कुछ होता है सेक्स के पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। वुमेन को बहुत बार ड्राई वो रहता है, वजाइनल मतलब ड्राई पेनिट्रेशन रहता है, ड्राई ऑर्गेजम रहता है, ड्राइनेस इन वजाइना रहती है, बट कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं है। ये हो सकता है मन ना हो, कि पार्टनर का मन हो, मेरा मन नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस एंजाइटी वाली बात वहाँ पे आती है जहाँ पे किसी को परफॉर्म करना हो, जहाँ पे किसी जो बस सिर्फ रिसीवर वाले पार्ट पे है ना, तो वहाँ पे शी इज़ नॉट सपोज टू इरेक्ट हर सेल्फ, शी इज़ नॉट सपोज टू गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। एंड देन मेन को परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, बहुत तो सबसे बड़ा ही बेचारे परेशान है इस चीज़ के लिए। राइट, परफॉर्मेंस एंजाइटी एट द टॉप। सबसे कॉमन रीजंस क्या सुने हैं आपने, परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों होती है बहुत सारे लोग? एक्सपेक्टेशंस हैं बस सबसे कॉमन रीजंस। एक्सपेक्टेशंस खुद की, विमेन की, कि पॉन से देखिए उसकी, कि आपस में दूसरे लोगों से बात करी, दूसरे लड़कों से जो अल्फा बनने की कोशिश कर रहे हैं उनकी, किसकी एक्सपेक्टेशन? ये समाज की एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। आपके साथ में जो आपके साथीदार हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आ रहा है। ये लोग जो अपने आप को पूरी मतलब कोई ना कोई ऐसा एक इंसान आपके ग्रुप में होगा जो अपने आप को अल्फा मेल बताता है, उसको कोई शर्म नहीं है, वो स्कोर्स बताता है अपने, हर किसी एक होगा ही होगा जो सबसे बेहतर अपने आप को बताता है। ये उनका नरेटिव लेके जब लोग जाते हैं तो भले ही वो अच्छे हैं बहुत, भले ही पार्टनर बहुत खुश है, भले ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जीवन में, लेकिन अपने दिमाग में पिक्चर बना दी है कि भाई मैं तो उसके जैसा नहीं कर पाता। तो वो एक नरेटिव कहीं ना कहीं, और किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग जो बोस्ट करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो अपने आप में कॉन्फिडेंट इंसान है वो शांत रहना पसंद करता है। जो अपने आप में सक्सेसफुल इंसान है मार्केट में, ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड, वेरी मच इनटू हिमसेल्फ। जो ये चिल्ला के नॉइजी पीपल, ये सबसे बड़े फेलियर्स में, इनका सबसे बड़ा फेलियर है। उस फेलियर को छुपाने के लिए नैरेटिव बिल्ड करते हैं ये लोग। ये होता है, सब में होता है। अग्रीड। तो ये चीज लोगों को समझ नहीं आती, लोग तो उसको अपने ऊपर ले जाते हैं, और बहुत बार फीमेल टू फीमेल बात हो जाती है, जो कि फीमेल्स बहुत बार अपने फ्रेंड्स और उसमें, मेल्स ये काम नहीं करते। कोई सच्चाई नहीं बताएगा कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, और कोई भी अपना एक मैरिड मेल से ये बात नहीं करेगा कि मैंने इतना अच्छा सेक्स किया, क्योंकि आइडियोलॉजी और मोरोवर आइडिएशन, उसको लगता है कि उसका मेरी वाइफ को लेकर हो सकता है क्या बने। लेकिन फीमेल्स में इस चीज़ की कोई पर्दा नहीं है। फीमेल्स सब बात करती हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे किया, क्या किया। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग इनसिक्योरिटी है जो कि लोग डिस्कस करते हैं, और इसी ओवर एग्जैजरेशन में अपने ऊपर सवाल उठा लेते हैं, जबकि सवाल करने की कोई चीज़ नहीं होती। इस इनसिक्योरिटी की वजह से लॉट ऑफ पीपल वो अपनी फैंटेसीज पूरी नहीं कर पाते, बट उनके दिमाग में आइडिया होता है, क्योंकि एक ग्रुप में किसी एक लड़के ने अल्फा इमेज बना दी होती है, एंड देन वो उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए दे ऑप्ट फॉर पेड सेक्स। यस, लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज हैपेंड कि एक ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं, एक ने बहुत हवाबाजी मार दी, तो 2 जिनको कोई सेक्स नहीं मिल रहा लाइफ में, अब उनको भी चाहिए, सो दे आर एंटरिंग द पेड सेक्स। वही लोग लेके जाते हैं। इज इट सेफ? नो, इट्स नॉट।
Should people get involved in paid sex? इट डिपेंड्स बट नॉट एट ऑल, क्योंकि पेड सेक्स में 3 चीज़ों की हमें सिक्योरिटी नहीं है. एक हाइजीन की, there's a lot of type of infections that vagina may carry, और वो 90 दिन तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक रेसेसिव रहते हैं. रेसेसिव और डोरमेंट इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि दिख जाएं बाहर वो डोरमेंट हैं, जो ब्लड में आ जाएं वो डोरमेंट हैं. और जो रेसेसिव इन्फेक्शन है जैसे ई कोलाई आपके शरीर में है, मूत्राशय की नली में, उस एरिया में है, अगर ये डोरमेंट हो गया तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है. इसी तरीके से इन्फेक्शंस लोग लेके आते हैं. और साथ में सबसे बड़ा है, एक दिमाग में जो सेक्स वर्कर होते हैं ये एक इनसिक्योरिटी रोल प्ले करते हैं ये लोग, और ये रोल सामने वाले को बताता है कि तुम तो कर ही नहीं पाए, तुम एक और बार ट्राई करो. दिस इज राउंड्स, कि उनको उस चीज़ के लिए पे किया जा रहा है, तो दे वांट मोर मनी, एक्सट्रैक्ट मोर मनी. ये तो तुम कुछ भी नहीं हो, ये तो तुम ये हो, तुम्हारा तो बहुत छोटा है. ये जो नरेटिव लेके आते हैं दिमाग में, ये जिंदगी भर नहीं जाता. ये सेक्स वर्कर्स बोलते हैं जानबूझ के, ताकि टू एक्सट्रैक्ट मोर मनी, क्योंकि वो जानते हैं ये जाके डिस्कस करेगा, इसके फ्रेंड साथ में आएंगे, डिस्कस करेंगे, और अगर उसने बोल दिया, बिकॉज नेक्स्ट हु इज द पर्सन गोइंग, समवन फ्रॉम हिज ग्रुप, बट दे टेंड टू पे हर बिकॉज शी हैज सेड कि तुम्हारा तो बहुत छोटा है, तुम क्या करोगे. उसको पे करते हैं एक्सेसिवली, जिससे कि वो नेक्स्ट इंसान को वो बात ना बताए. साउंड्स लॉजिक टू यू? एंड दिस हैपेंस. ये सारे पेशेंट मेरे को आके सेक्स वर्कर वाले बताते हैं, सर उसने तो ये कहा था मेरे को, आप तो कुछ और बता रहे हो. मैंने कहा वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकती है, यू कैन ट्रस्ट हर. तो पॉइंट ये है कि सब नॉर्मल है. आप अगर मैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ, तुम अपने साइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी एक इंसान को अपने साइज को लेकर है, सबसे ज़्यादा. आज अगर हम डिस्कस भी करें कि अपने साइज को आदमी कैसे समझे कि मैं ठीक हूँ, आपका हाइट सरकमफरेंस, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टू लेकर ये एक होता है, पता है आपको? हेड टू टो आपका जो साइज है वो आपका ये पूरा एरिया होगा स्ट्रेट. ये साइज सेम होगा हमेशा, हाइट सेम होती है. नो आइडिया, ये चीज़ साइंटिफिक है. ओके. मोर ओवर ये सेम है, हाइट है आपकी. ओके. मोर ओवर जो आपका BMI, BSA, बॉडी इंडेक्स, और जो भी आपका बनावट है, उसका जो ये आपका सर्कल, ये जो आपका हथेली है, अगर इसको आप पेनिस को मोर ओवर सरकमफेरेंशियली इस चीज़ को यहाँ पे सामने रखते हो अपने प्यूबिक एरिया से लेकर, और अगर ग्लांस एरिया आगे की तरफ निकला हुआ है, ग्लांस एरिया बाहर है, अगर आप पेनिस को अपने रखे हुए हो, अगर इस साइज को मेंटेन कर रहा है, देन यू आर वेरी मच फाइन. ये मैं लोगों की वेरी मच नॉर्मल. लोगों को एक सेकेंड थॉट भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत बार इस चीज़ से पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और लोग इस चीज़ में जब पढ़ते हैं ना, किसी और के लिए वो पैसे का विषय है, लेकिन उसके लिए उसका जीवन है. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल फैंटेसी, तो एक पॉइंट रह गया था, मैंने नोट किया, दैट वाज, डू यू थिंक सेक्सुअल फैंटेसीज हेरिडिटी से भी आती? आई विल टेल यू अ नोट, 2007 की स्टडी पब्लिश्ड है इन आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, indicated that moderate heritability for sexual excitation and inhibition, traits that can shape the intensity and frequency of sexual fantasies. So if your father had a high sex drive or was open to adventure, you might inherit the sexual curiosity trait. Not the exact kink or fantasy, but the traits and the sexual curiosity of your parents you might inherit. और इसका source मैं इधर डाल दूंगा, एंड इट्स यू कैन रीड दिस सोर्स, ट्विन स्टडी ऑन सेक्सुअल फैंटेसीज 2006. These are the two people who have done it. ये सिंपल लॉजिक है. ये देखिए, ये स्टडी है, लेकिन ये सिंपल लॉजिक है. द हैप्पी द पेरेंट्स, द हैप्पियर द किड्स. जो बहुत रूढ़ीवादी पेरेंट्स हैं, उनके किड्स बहुत रूढ़ीवादी हैं. जो जैसा नरेटिव वो लोग देखते हैं अपने पेरेंट्स में, ये लोग तो बहुत वेकेशन पे जाते हैं, ये लोग तो सैटरडे संडे अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, ये लोग तो ये कर रहे हैं, ये सब नैरेटिव्स अपने अपने हो सकते हैं, वही बच्चों में बन जाते हैं कि ये लोग तो इतने हैप्पी रहते हैं. और बहुत बार स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन होता है
कि बच्चे, पिताजी में स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन हो, बच्चे में भी ओरिएंटेशन आएगा। तो ये वहाँ से आता है, ये नैरेटिव वहाँ से आता है। किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, बट 2 फैमिलीज़ में 100 लोगों को मिला के स्टडीज़ करी होंगी, कोहर्ट स्टडीज़ हैं ये सारी की सारी। ऐसा नहीं है कोई पूरे के पूरे समाज पे करते हो, मोहल्ले की करते हो। 100 लोग, 50 लोग, 25 लोगों के ग्रुप होते हैं कि लोग रजिस्टर करते हैं इसके बारे में। तो मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इट्स जस्ट काइंड ऑफ नैरेटिव है। आपने जो देखा है वही तो परसीव करोगे। इन मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस यू स्पोक अबाउट गट हेल्थ। यस सर। तो आपने और आपके दादाजी तो गट हेल्थ पे फिक्स करते थे, बस वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। गट हेल्थ और सेक्सुअल परफॉर्मेंस का क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है। अगर आप ब्लोटेड होगे, आप सेक्स नहीं कर पाओगे। इरेक्शन आएगा, बट व्हेनेवर यू विल बी इन दैट फोर्सफुल एक्शन, यू विल टेंड टू फार्ट, एंड व्हेन यू फार्ट इट्स अ टर्न ऑफ। सिंपल रूल है। लेकिन अगर आप फार्ट भी कर देते हो, टेंड टू लूजन अप योर इरेक्शंस। क्यों करता है लूजन अप इरेक्शंस? क्योंकि जो एनल स्फिंक्टर है और जो पेनिस के पीछे की एक मसल है, वो दोनों एक होती हैं, उसको होल्ड करके रखता है जो ब्लड फ्लो। तो कहीं ना कहीं गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, सेक्स डिसफंक्शंस होता है, ब्लोटिंग से सेक्स डिसफंक्शन होता है, मोर ओवर IBS, इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम या डिजीज, सेक्सुअल डिसफंक्शन में रिजल्ट करता है, बिकॉज दीज गैसेस टेंड टू डिसरप्ट योर मेंटल हेल्थ। आपका अगर पेट साफ नहीं होगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा दिन भर, चाहे जितना पॉजिटिव दुनिया में चल रहा हो। और ये चीज़ 30-35 के बाद में ज़्यादा फील होने लगती है। ये चीज़ बचपन में फील नहीं होती है, क्योंकि बचपन में बच्चे के लिए भी बोला जाता है, 2 साल के बच्चे के लिए 10 साल दिन में 10 बार पॉटी करे, या फिर 10 दिन में 1 बार करे, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करना। लेकिन ये चीज़ बड़ों के लिए नहीं है। एवरी टाइम देयर हैज़ टू बी दिस प्रोसेस जिसमें डाइजेशन इन्वॉल्व है। इसी चीज़ के लिए हम लोग एक बहुत क्लिनिकली रिसर्च्ड एक वो है, दवा है गट किट के नाम से, सुधाकर गैसोलीन गट किट। इसको पंकज जी भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो उस गट किट के ज़रिए हम लोग नेचुरल, मतलब कोई भी लैक्सेटिव को यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जो लोग लैक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं ना, उनकी भी सेक्स लाइफ ख़राब है। क्योंकि लैक्सेटिव क्या करता है, आंतों को ढीला कर देता है, तो आपकी उतना अच्छा फंक्शनिंग नहीं रह जाती, उतनी अच्छी गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग नहीं होती, उतनी अच्छी इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं होती हैं। तो उस वजह से भी लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो इसीलिए गट किट के बारे में अगर बात करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको ये वेट लॉस सब भूल जाओ, पहले गट की बात करो, क्योंकि गट ही ठीक होगा तभी फैट सही तरीके से डिवाइड होगा। ट्राइग्लिसराइड्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये सब आपके डाइजेशन से ही डिसाइड होता है कि कितना जाके नसों में चिपक जाएगा, कि कितना ब्लड से या पेशाब के रास्ते या फिर सुबह सुबह फ्रेश होने के टाइम पे बाहर निकल जाएगा। तो ये सब गट से शुरू होता है, फिर हार्मोनल हेल्थ पे आता है, डिसरप्शन पे आता है, फिर ये चीज़ वैस्कुलोजेनिक हेल्थ पे आता है। सो इट्स ऑल कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। गट हेल्थ का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि खाना छोड़ दो, रोज़ फिज वाली 6 सेकंड 10 सेकंड वाली दवाएं लेना शुरू कर दो। ये सब उस पैकेट के भी पीछे लिखा हुआ है, अगर जो ये फिज में कि 4-5 से ज़्यादा में कैंसर हो जाएगा, आपको लिखा हुआ है उस पैकेट के पीछे। कभी भी 4-5 बार से ज़्यादा, दिन भर में 3 बार से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए वो। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, बिकॉज वो आपके गट की लाइनिंग होती है, उसको एकदम से डिसरप्ट कर देता है। फिज इज व्हाट? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग एल्स। ऑक्सीजन नहीं है उसमें, ऑक्सीजन से फिज नहीं निकलेगा। तो CO2 आपकी ऑर्गन की लाइनिंग को ख़त्म कर देता है, और धीरे धीरे आपको अल्सर्स शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको वही अल्सर्स पकने लगेंगे तो कैंसर का रूप ले लेते हैं। क्रेजी। तो ये सब चीज़ों को हम कभी भी प्रमोट ना करें। और मोर ओवर लोग सोडा पी लेते हैं, बहुत तेज कुछ हो रहा है, सोडा पी लो, और नुकसान कर रहे हो, और CO2 बढ़ गया, और ब्लोटिंग होगी, और गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग डिले हो जाएगी। क्या करना चाहिए? नॉर्मल सौंफ का सहारा लें। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है, पापा दादाजी सबके टाइम से देखता आ रहा हूँ कि सौंफ को सिर्फ 4 चम्मच सौंफ को उबाल लो, आधा रह जाए पानी ठंडा करके पी लो, आपकी ख़त्म हो जाएगा, बड़े से बड़ा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। दैट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यू शुड डू। इसीलिए सौंफ मिश्री खाने का एक ट्रेडिशन है, क्योंकि सौंफ से क्या होता है, गट बायोम सही होते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं। मिश्री से क्या होता है, जो आपकी अर्ज हो रही होती है अग्नि, वो समन हो जाती है, मीठा।
सब किताबों में लिखा हुआ है, सब किताब उठा लो और अच्छे सोर्स वाली किताब उठाओ, तो आपको जनरल तो क्वेश्चन के आंसर्स वहीं मिल जाएंगे। आपको इन मार्केटिंग गिमिक्स का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़र तो इन मार्केटिंग से एक ही आदमी करता है, आप। दैट शुडंट बी देयर। ट्रू। एक लार्ज कॉन्वर्जेशन, बिकॉज वी स्पोक अबाउट सेक्स अ लॉट, हमने एक चीज़ नहीं कवर करी जी, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। ओके। बहुत बड़ी चीज़ है मार्केट में, राइट। टेस्टोस्टेरोन सबसे बड़ा कीवर्ड है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे करें, हिंदी में आता है सबसे पहले। Exactly. टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे करें, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे करें, बताओ आप। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन आपका खुद का हार्मोन नहीं है, ये पर्सनल हार्मोन नहीं है कि आप इसके पीछे पड़ जाओ। टेस्टोस्टेरोन का नैरेटिव बनाया हुआ है मार्केट में कि जितना ऊपर टेस्टोस्टेरोन होता है उतना ही अच्छी मर्दानगी होती है इंसान में। एक जवान जो कि सरहद पे है उसको टेस्टोस्टेरोन की आवश्यकता है, उसके टेस्ट भी होते हैं और उनके भी टेस्टोस्टेरोन 50% 60% के आसपास होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है लोअर साइड नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और हायर साइड नॉर्मल क्या होता है। तो ये सब विषय क्लिनिशियन का हो गया। आप अगर रोज़ जो ये टेस्ट करवाने में लगे हुए हैं लोग और रोज़ ऊपर नीचे आता है, मेरे को बताते हैं, पूरा चार्ट बना के लेके आते हैं, सर इस ईयर में इस मंथ में मैंने 1 साल में 5 बार टेस्ट कराया टेस्टोस्टेरोन का, सर ये देखिए ऐसे ऐसे आया है, पूरे चार्ट बना के लेके आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल का पूरा इस्तेमाल करते हैं। चार्ट ऐसे आ रहा है, बार चार्ट्स आ रहे हैं, पाई चार्ट्स आ रहे हैं। मैंने कहा कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? अच्छा, इसके साथ में मैंने ये दवा ली थी सर, ये HCG इंजेक्शंस लिए थे, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, इससे बूस्ट हो गया था, लेकिन सर फिर वहीं की वहीं पहुंच गया। लोग पीछे पड़ गए हैं इसके। लोगों के पीछे पड़ने की बात ही नहीं है। जब तक हार्मोन को तब तक टारगेट नहीं करते जब तक शरीर पे कोई सिम्टम ना आने लगे। आप अननेसेसरीली अपने दिमाग में एक नैरेटिव बना लेते हो कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे आ रहा है, ओ माय गॉड मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है, मेरे को तो हार्ट प्रॉब्लम होके रहेगी। जबकि हो सकता है आपके फादर का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता हो जनरली, पर वो 90 साल का जीवन जी के खाते पीते पूड़ी खाते हुए गए हैं। ये होता है लोगों में, ये फैमिली हेल्थ की बात होती है। ये डॉक्टर्स देखते हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है ना, वो इसका बेस्ट जज होता है, क्योंकि उसने आपके पिताजी को भी देखा है, उसने आपकी बहनों को भी देखा है, आपके भाइयों को भी देखा है, आपको देख रहा है, वो इसका बेस्ट जज है। और मोर ओवर वो लोग होते हैं जो बताते हैं कि बेटा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ठीक है। आप जिम करने से टेस्टोस्टेरोन को कनेक्ट कर दिया गया है आज की डेट में, इतनी स्ट्रांग कड़ी है कि ये नहीं टूट रही है। लोग कहते हैं वेट लिफ्टिंग करनी है, टेस्टोस्टेरोन दिखाओ जरा, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इनकम है उन लोगों के लिए। वो स्टेरॉइड्स, बीटा HCG इंजेक्शंस, ये सब आपको इनफर्टाइल कर देती हैं ज़िंदगी भर के लिए। आपके गोनाड्स को जो इतनी साइज होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ज़िंदगी भर के लिए स्टॉप हो जाती है। इनफर्टाइल एजोस्पर्मिया के केसेस आ जाते हैं। तो आप गलत चीज़ को टारगेट कर रहे हो। आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को टारगेट करो ना, अपनी मेंटल हेल्थ जो आपके हाथ में है, जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, यूरोलॉजिस्ट कोई नहीं बता सकता कि मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं है। आप मेडिटेट करो ना, आप उससे अपने हार्मोन्स को अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। लेकिन लोग गलत तरफ टारगेट अप्रोच कर रहे हैं और खुद देख के देखते हैं, ओ माय गॉड 1000 रहना चाहिए, 500 है, ओ शिट लेट्स गो टू गूगल और सप्लीमेंट्स खाना शुरू करते हैं। एन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स खाते हैं। फिर उस चीज़ से नुकसान क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस डिसफंक्शनल हो जाती है। वो डिसफंक्शन फिर शादी के बाद इनफर्टिलिटी का एक कारण बन जाती है। तो पीपल हु आर नॉट एट दिस एज, हु आर अनमैरिड, शुडंट वेरी मच टारगेट टेस्टोस्टेरोन। ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जाओ, वेट लिफ्टिंग करनी है करो, लेकिन ऑर्गन को सपोर्ट दे के, इसीलिए सपोर्टर का नाम बना है। सपोर्टर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लंगोट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, टेस्टोस्टेरोन चाहिए मेरे को। नैरेटिव गलत है और मोर ओवर इससे लोगों को परेशानी हो रही है, लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। A lot of people say that टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है अगर जिम से पहले सेक्स करो तो। इज इट ट्रू? है, क्योंकि जिम से पहले आप पहले ही लेथार्जिक हो जाते हो, क्योंकि हार्मोन निकल गया है, बॉडी उस प्रोसेस को रीफिल करने में लगी हुई है, क्योंकि स्पर्म तो टेस्टिस में, उसके बाद भी ट्रैवल करके एक और थैली होती है जो कि प्रोस्टेट के ऊपर होती है। उस थैली को जो फिलअप करने में जो एक
स्पर्म क्योंकि उतना ही रहता है और निकल गया फिर से फिलअप होता है, तो वो सर्कल के बीच में एक लथार्जी फील होती है, दैट्स अ साइकिल गोइंग ऑन। जैसे रात में डाइजेस्टिव प्रोसेस चालू हो जाती है, यू फील अगर आप पानी बार बार पीते रहो सुबह सुबह इंडाइजेशन हो जाएगा आपको रात में भी। तो उसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन की और इजैकुलेशन की भी एक प्रोसेस होती है। तो ऑब्वियसली आप जिम में कम परफॉर्म करते हो, इसीलिए एथलीट्स को बोला जाता है 7 दिन तक डिस्चार्ज मत करना। सारे एथलीट्स के लिए है ये चीज़ कि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, स्पर्म कम हो जाएगा, यू विल फील लेथार्जिक, आप अपना हाईएस्ट पीक पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। फॉर अ नॉर्मल पर्सन कितनी देर पहले कर सकता है? मतलब देखिए, जिम अगर आप प्रोफेशनली उस चीज को कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव एवरीडे वर्कआउट अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी नोबडी, मतलब यू शुडंट पे इवन पे हीड टू इट। 1% अटेंशन भी इन सब बकवास चीज़ों नहीं जाना चाहिए। आप अपना एक्सरसाइज करो, अपने लिए कर रहे हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, लेकिन आप अपने हेल्थ के लिए सामने वाले को डिप्राइव्ड छोड़ दो सेक्स से, वो ठीक नहीं है। यू कैन डू इट एवरी टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, एनी टाइम, व्हेनेवर यू वांट टू हैव इट। जिम स्किप कर दो, उसको स्किप मत करो। फोन्स जेब में रखने से आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, इज इट फैक्ट और मिथ? डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट? इट्स अ फैक्ट। फोन्स रखने से आप, सिंपल लॉजिक बताते हैं हम इसमें, वाईफाई से डिप्रेशन बढ़ रहा है दुनिया में, वाईफाई सिग्नल्स से। इसकी स्टडी है, जहाँ पे टावर्स लगे हुए हैं, नेटवर्क टावर्स लगे हुए हैं, उनके नीचे रहने वाले लोग और उस सोसाइटी या सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को कैंसर के चांसेस बढ़ गए हैं। कैंसर आ रहा है उसमें। इसके बारे में लोग अगर सर्च करेंगे तो पढ़ेंगे नेटवर्क से कैंसर कैसे होता है। और जहाँ पे ये सिग्नल टावर्स होते हैं, जो ये बहुत सारा पे करते हैं टावर्स वाले, उस सोसाइटी में टावर्स लगाने के लिए बहुत पे करते हैं। आपकी छत पे का टावर लगेगा तो 1-1 लाख रुपए आपको महीने का देते हैं, 50-50 हज़ार रुपये देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जगह नहीं मिल रही है, वो किसी डाउनग्रेडेड वाले एरिया में होंगे जहाँ पे नॉलेज नहीं होगी। वहाँ पे ओवरटली रेडिएशंस की वजह से सेल्स अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं बहुत सारे, इसे मेटास्टैसिस कहते हैं। वो रीज़न भी हो सकता है कोई भी मेटास्टैसिस का। उसी तरीके से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, सब जानते हैं, नर्वल सिस्टम होता है पूरी बॉडी में, सब जानते हैं। तो ब्रेन की एक्टिविटी ये सिग्नल्स हिंडर करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नो नेटवर्क जोन में मेडिटेट करने में बहुत अच्छा लगता है। नो नेटवर्क, नो वाईफाई, कट आउट फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे जो लोग अमीर हैं उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, 7 दिन के लिए फ़ोन नेटवर्क से दूर हो जाते हैं and they come back fresh. On the contrary, हम लोग अपने घर में भी अगर उतना करें तो उतना नहीं होता, क्योंकि रेडिएशंस आपके यहाँ वाईफाई बंद कर दोगे तो बगल वाले का कैच कर रहा है। ये सब रेडिएशंस हैं जो कि आपकी रक्तचाप को बाधित करते हैं। रक्तचाप मतलब ब्लड सर्कुलेशन। कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कोई भी रेडिएशनल इम्पल्स आपकी नॉर्मल ब्लड फ्लो को बाधित कर सकता है या इरेगुलर कर सकता है। ये इरेगुलर ब्लड फ्लो इन टर्न आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंडर कर देता है, छेड़ देता है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए स्पर्म प्रोडक्शन कभी कभी डाउन हो जाता है। टोटली इनफर्टाइल हो जाओ, एजोस्पर्मिक हो जाओ, ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। जितने नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं जो खंबे पे चढ़ते हैं, उन सबको ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, प्रॉब्लम है, एजोस्पर्मिया है उनको। बट जो लो स्पर्म काउंट अगर जेब में रखते हैं तो छोटा सा नेटवर्क आता है, डज इट मैटर? ये छोटा नेटवर्क नहीं है सर, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस पे 2-2 नेटवर्क अब काम करने लगे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ सिम कार्ड का नेटवर्क था, अब वाईफाई और सिम कार्ड का दोनों नेटवर्क्स हैं। इसीलिए हार्ट की साइड भी फ़ोन रखने को मना करते हैं डॉक्टर्स, जितने कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। फ़ोन रखोगे कहाँ? टेक्निकली तो रखना नहीं चाहिए। हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। That's not possible. It's possible. When you are at a stature, it's possible. For some people, it's possible. For some people, it's possible. सबके लिए possible नहीं है। पब्लिक के लिए नहीं है possible. लेकिन कट आउट करना चाहिए आपको। घर जाके एटलीस्ट अपने साइड में बेडरूम में फ़ोन नहीं एंटर करे। वाईफाई के रेडिएशंस अपने हो सकता है रात में आप बंद करके सो जाओ। We're talking about radiations, growth hormones, and because I touched the topic of lactose intolerant. आप मिल्क पीते हो? Yes, I do. Okay. So is there a problem with milk and sex? Yes, it is. Tell me what. मिल्क से क्या लेना देना है सेक्स का? ठीक है, लैक्टोस अपने आप में एक तरीके का गैस फॉर्मिंग वो करती है। अब हम सोर्स की बात करेंगे पहले, उसके बाद मिल्क ठीक है कि नहीं है उसकी बात करेंगे। सोर्स हमारे जो पहले हुआ करता था
जब से हमारा मिल्क का यूजेज, डोमेस्टिकेशन ऑफ काउज, बार बार उनको प्रेग्नेंट करना, बार बार, अब तो एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई से वो प्रेग्नेंट करने लगे हैं, सीमेन अंदर जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होने लगा है। इन सब चीज़ों के बाद में जब ये इस चीज़ का धंधा बन गया तो इंजेक्शंस यूज़ होने लगे ऑक्सीटोसिन नाम के। जितना भी आप दूध, जितना भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये वो हैं, ये सब का काम है, इनसे पैसा कमाते हैं वो लोग। तो कभी भी दूध नहीं अगर उतारती है गाय तो इमीडिएटली एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन डायरेक्टली आपकी बॉडी में जा रहा है दूध के थ्रू। यहाँ पे दूध गलत साबित हो गया। जो लैक्टोस उसमें आपको बायोम को, आपके एंजाइम्स को सपोर्ट करने वाला था, वो ही आपके बायोम्स को, हार्मोन्स को नेगेटिव अप्रोच देने लगा। अब बात करते हैं कि मैं दूध कैसे पीता हूँ। मेरे घर में गाय है, उसको हम लोग अश्वगंधा कहलाते हैं, उसको हम लोग प्रिंसेस वाला फील देते हैं, जो कि पहले हर घर में हुआ करता था, क्योंकि अब लोगों फ्लैट्स में रहने लग गए हैं तो वो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो दूध भी ना पिए, और जिनके पास इतनी लग्जरी है दैट दे कैन अफोर्ड अ काउ, एंड ट्रस्ट मी, गाय पाल के देखिए, अफोर्डेबिलिटी इशू होता है बहुत बड़ा, आसान नहीं है गाय पालना। सो दूध से, सो यू आर टेलिंग मी कि काउज में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, उनसे दूध जो निकलता है वही दूध हम लोग जब पीते हैं तो ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाता है, जो कि फीमेल हार्मोन होता है। तो क्या होता है उससे, अगर मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा आ गया ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन? हार्मोनल डिसरप्शन। ऑक्सीटोसिन आपकी जनरल टेस्टोस्टेरोन, आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, आपके FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, आपके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ये 4-5 ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके साथ में डिसफंक्शन क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपकी मेल बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम की चीज़ ही नहीं है। ये तो फीमेल्स में होती है, लैक्टेशन जिससे होता है, फीमेल ब्रेस्ट। बताओ होगा क्या मुझको? गायनेकोमास्टिया एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि ब्रेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है। गायनेकोमास्टिया एक ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा एक आउटकम है। मोर ओवर हार्मोनल डिसरप्शन की वजह से स्पर्म हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ हिंडर करने लगती है, दोनों खराब हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ की अभी रिसर्चेज उतनी ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीटोसिन की रिसर्चेज हैं, ऑक्सीटोसिन की बहुत रिसर्चेज आ गई हैं, इसीलिए वीगन कम्युनिटी ने इस चीज़ को प्रमोट किया है। लेकिन हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती। इट्स अबाउट किसका क्या अल्टीरियर एस्पेक्ट है, मोटिव है इस चीज़ के लिए, तभी रिसर्चेज आती हैं। लेकिन आप कंट्रोल्ड अगर रहेंगे, अगर आपको पता है सोर्स क्या है दूध का, अगर आपका ग्वाला आपके नोन टू होता है, जनरली नोन टू रहता था पहले, पैकेट नहीं चलते थे, लेकिन अब हम पैस्चराइज दूध पीते हैं तो आधी तो उसमें चीज़ हट ही गई। सफ़ेद पानी है, वो 120-180 डिग्री पे डाल के एकदम से ठंडा कर दिया और पैकेट में बंद करके भेज दिया। यही होती है प्रक्रिया जो कि आप दूध पैकेट के लेते हो। तो एक्चुअली में तो 180 डिग्री पे करने से उसके एंजाइम्स तो ख़त्म हो चुके हैं, तो आप सिर्फ हार्मोन डिसरप्शन के लिए पी रहे हो, ऑक्सीटोसिन कहीं नहीं जाता। तो ना पियो, वो ज़्यादा आसान है। Okay, I have few questions which are very one word answer type question, one line answer type question. This is like last segment, क्योंकि ना जी ये बहुत ज़्यादा searched questions है जी। Okay. First is most common issue in Indian men related to sex. क्या होता है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। मोस्ट कॉमन सबके इरेक्शंस आते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सबकी हार्मोनल हेल्थ बहुत अच्छी है। प्रीमेच्योर से सब लोग मेजरली ग्रसित हैं, और उसके बाद जब प्रीमेच्योर को 10 साल 5 साल हो जाते हैं तब आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सबसे डिस्ट्रक्टिव बिलीफ क्या है सेक्स के बारे में? कि हम आधा घंटे तक लगातार सेक्स कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में देखते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मोर ओवर, आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, आप थक जाते हो। एक मोशन में आप अपना हाथ ही चलाते रह जाओ, आधे घंटे तक इस हाथ को इस तरीके से करते रह जाओ, आप थक जाओगे, दर्द होने लगेगा आपके शरीर में। तो ऐसा नहीं होता है। इट्स अबाउट राउंड्स एंड इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज योर सेक्स लाइफ, हाउ यू आर कंफर्टेबल विद इट। सबसे अच्छा नेचुरल सेक्स परफॉर्मेंस बूस्टर क्या होता है? सबसे अच्छा सेक्स परफॉर्मेंस बूस्टर इज़ बीटरूट, सबसे अच्छा। और अपने खाने में जब भी आप 50% अपना पार्ट को रॉ कर देते हो वेजिटेबल्स के एंड पे, और 50% अनाज लेते हो, वही हमें होल फूड और सेक्सुअल बूस्टर का रूप मिल जाता है। इनफैक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट हो जाता है, गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, फाइबर पहुंच जाता है, इरेक्शंस बहुत अच्छे आने लगते हैं। कमिंग बैक टू दिस सर, एक हैबिट जो आपके लिबिडो को, इरेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रही है? मास्टरबेशन। एक फूड जो रोज़ खाना चाहिए फॉर बेटर सेक्स?
फ्रूट ही खाना चाहिए, कोई भी फ्रूट। अनार इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बिकॉज क्यूसर्टेंस और ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। हल्दी और मतलब करक्यूमिन एंड क्यूसर्टेंस जिस भी चीज़ में आता है उसको आप रोज़ ले सकते हो, वो आपकी सेक्स लाइफ को बेटर ही करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। एक रीज़न लोग अच्छे सेक्स होने के बाद भी अनसेटिस्फाइड फील क्यों करते हैं? नॉलेज का अभाव। हियर्स द लास्ट क्वेश्चन, वन सेक्स टिप जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। फोर प्ले, रोल प्ले, राउंड्स। किताब पढ़ो क्योंकि उससे प्रमोट कर दिया उससे आपको सब कुछ मिलेगा, उससे आपको एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी और किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सेक्स में सहारा लेना बहुत बड़ा एक अपने आप में एक अपना कॉन्फिडेंस को लो करना है कि बताओ मैं इस लायक भी नहीं हूँ। इसीलिए सहारा लेने से पहले अपने आप को नॉलेजेबल करिए, अपनी गट हेल्थ को ठीक कर लीजिए। ओवरऑल तो आप उसी से ठीक हो जाओगे। मोर ओवर अपने पार्टनर से बात करना स्टार्ट कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मैरिड लोगों के लिए 15 मिनट का रूल है 15 मिनट्स का, कि अगर 15 मिनट और 15 मिनट अगर ये सबके लिए है, सक्सेसफुल हो, जॉब हो, IT प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, अगर ये 15 मिनट आपने अपने पार्टनर के साथ में कर लिया, अगर आपने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो आपकी सेक्स लाइफ सबसे नॉर्मल और सबसे अच्छी होगी। इसमें से सबसे पहले एक होता है 15 मिनट की साथ में एक एक्टिविटी, जिसको हम योगा भी कह सकते हैं, न्यूड योगा भी कह सकते हैं और कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। इस बीच में आप कॉन्वर्सेशन भी करते हो और फालतू के कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए, काम की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरे 15 मिनट में आहार और विहार, 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 15 मिनट अपने पार्टनर के साथ में एक मील ज़रूर शेयर करो। कभी एक भी दिन ऐसा नहीं जाए कि अपने पार्टनर के साथ में एक भी मील शेयर नहीं करी। वो कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ आपको फ़ायदा ही करेगी क्योंकि देयर इज़ हैप्पीनेस क्वोशंट रिलेटेड टू योर फूड। तीसरा होता है विहार, एक बाहर की वॉक, आउटसाइड एयर की वॉक, रन, जॉग या एक राउंड गाड़ी से या स्कूटी से या साइकिल से, जो जिस लेवल का है, एक 15 मिनट का एक चक्कर ज़रूर मारो। उससे आप जैसे ही उस मोनोटोनस उससे बाहर निकलते हो ना, तो बहुत बार आपकी बातें बाहर आ जाती हैं। उस 15 मिनट में आप बहुत कुछ ऐसा शेयर कर लेते हो जो आप जनरली नहीं कह पाते। तो इन 15 मिनट के रूल को अगर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने लिव इन पार्टनर या किसी भी पार्टनर के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हो, गांठ बांध के फॉलो कर रहे हो, आपको किसी भी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या चिकित्सक या सेक्सोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़रूरत है उसकी, सबसे बड़ी ज़रूरत है ये। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। मज़ा आया मुझे, बहुत सारी मिथ बस्ट करी आपने, काफ़ी चीज़ें के बारे में बात करी जो मुझे नहीं पता थी, which is always a good podcast when somebody talks about certain things. Still figuring out. Yeah, 100%. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.